च 91 सारांश स्पेन। अब आगे सारांश को देखकर सभी हैरान थे। वह सामने से आ रहा था और आदर्श उसकी ओर मुस्कुराते हुए अपने हाथ बढ़ा रहा था। सिया भी खड़ी हुई और बोली, आपने बहुत देर कर दी आदर्श। सारांश के तन बदन में आग लग गई। उसने सिया पर एक नजर डाली, फिर जलती नजर से आदर्श को देखा। सारांश को देख रहे ध्रुव ने कहा, अपनी निगाहों को जरा कम करो, वह उसका दोस्त है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सारांश ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि दफनाना बेहतर होता है या जलाना। मेरे मामले में जलाने से कोई काम नहीं बना था, इसका मतलब दफनाना बेहतर होगा। अभय ने कहा, दफनाना भी बेहतर नहीं होता, आसपास बालक खोदकर निकाल सकते हैं। ग्रीक ने कहा, इससे बेहतर है गंगा में बहा दिया जाए, मरे या बचे लेकिन दूर हो जाता है। सारांश ने कहा, आप अच्छे आदमी हैं, अच्छी प्लानिंग है, अच्छी बात कही है। आदर्श ने सिया को फूल देते हुए कहा, यह मेरी खूबसूरत लेडी के लिए है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं हमें क्या पसंद आता है। आदर्श ने कहा, मैं थोड़ा लेट हो गया। सिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अभी ये सब डिनर कर रहे हैं, आइए। आदर्श ने हाँ में सिर हिलाया, सबको देखते हुए कहा, हेलो एवरीवन। सबने आदर्श को ग्रीट किया। आदर्श सिया के पास बैठकर बरसात को देखते हुए कहा, मिस जरा साइड होंगी। वर्षा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें बराबर सारांश पर पड़ती थीं। उसका चेहरा बता रहा था कि वह इस बार कितने गुस्से में है। सिया आदर्श को बैठाते हुए कहा, हम आपके लिए आपकी फेवरेट डिश सर्व करते हैं। आदर्श ने सिया का हाथ थामते हुए कहा, तुम भी यहीं बैठो, मैं खुद कर लूंगा, आज मैं तुम्हें भी सर्व करता हूँ। सिया के साथ बैठ गए हैं। सारांश ने एक अपनी पास खाली जगह देखा। उनके इशारे पर भी उस जगह नहीं बैठी थी। अब सारांश को ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल करके उन्होंने मामले को आगे ना बढ़ाने के बारे में सोचा। फिर खुद बिना किसी पर ध्यान दिए खाने लगे। सिया ने एक नजर सारांश को देखा, फिर आदर्श के प्लेट में सर्व करते हुए बोली, तब आपका घर पर सब कैसे हैं नल? ठीक है। इस पर आदर्श ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया, अनल ठीक है, बाकी सब भी ठीक है, सब आपकी ही मेहरबानी है, आपने जो किया बेहतर किया। इस पर मुस्कुरा दी विनू ने कहा, वैसे भी मैं आपको लेने आने वाला था, हमें डैड की बर्थडे के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, आपसे बेहतर आइडिया कौन देता है। इस पर सारांश के हाथ रुक गए। उन्होंने एक नजर सिया को देखा, जो हाँ में सिर हिलाते हुए आदर्श को बता रही थी कि वो कहाँ चलेंगे और कहाँ से शॉपिंग करना बेहतर होगा। अब उठकर वहां से चले गए। वीनू आकाश ने एक दूसरे को देखा और फिर अपना खाना खाने लगे। शिवांश ने वीनू के कंधे पर हाथ रख उसे अपने पास करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, वो दोनों संभल जाएंगे, बस वक्त दो। वीनू ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद डिनर के बाद सब अपने अपने घर चले गए। आदर्श सिया को लेकर शॉपिंग पर चले गए। सारांश वही हॉल में बैठे हुए सब देख रहे थे। उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। वीनू ने उनके पास आकर पीछे से उनके गले में हाथ डाल कहा, पापा आप अब तक यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको नींद नहीं आ रही ना? सारांश ने नमे सिर हिलाकर बोला, कुछ मेल्स करनी है मुझे, सब खत्म कर एक नए सिरे से अपना बिजनेस को हैंडल करना है, बस उसी के लिए बैठा हूँ। तुम जाओ सो जाओ, वैसे तुम्हारा पति इतनी आसानी से चला गया तुम्हें छोड़कर। वीनू कुछ कहने वाली थी कि बाहर से आवाज आई, नहीं ऐसे कैसे चला गया अपने बीवी के बिना, मुझे नींद नहीं आती है, मैं तो यहीं रुकने वाला हूँ। वीनू ने सिर घुमाकर देखा। शिवांश को अपना लगेज लाते देखकर अंदर आ रहा था। ये देखकर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो चले गए थे ना? शिवांश मुस्कुराते हुए वीनू को देख रहा था। उसने वीनू के पास आकर उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ क्योंकि तुम तो अभी यहीं रुकने वाली हो ना, तब मैं वहाँ घर पर क्या करूंगा? ये सुनकर वीनू ने कहा, लेकिन आप यहाँ कैसे रुक सकते हैं? यहाँ तो। वीनू बोलती बोलती चुप हो गई। शिवांश ने उसकी अधूरी बात को समझते हुए कहा, सब हो जाएगा, तुम टेंशन क्यों लेती हो? वैसे भी मैंने अपना रूम यहाँ पर बनवाया है, तो वो मेरा रूम है, उसमें कोई नहीं रह सकता। ये सुनकर वीनू ने सारांश को देखा, फिर शिवांश से बोली, लेकिन वहाँ पापा रहते हैं। शिवांश ने सारांश को देखा और कहा, ससुर जी आपको प्रॉब्लम है कि आपको आपकी बीवी ने कमरे से बाहर फेंक दिया है? मैं अपनी बीवी से दूर क्यों रहूं? यहाँ मैंने अपना कमरा बनवाया है, तो मैं यहीं रहूंगा। सारांश ने हाँ कह दिया, फिर कुछ सोचकर शिवांश को देखा जो आंखों में चमक लिए उन्हें ही देख रहा था। उन्होंने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, तुम जाओ वीनू शिवांश के साथ ऊपर उसके कमरे में रहो, उसने यहाँ रहने के लिए कमरा बनवाया है, बहुत अच्छा किया तुमने। शिवांश ने हाँ में से हिलाया, थैंक्स ससुर जी कहकर उसने वीनू का हाथ थामा और बोला, बच्चे कहाँ हैं? वीनू ने कहा, वो तो छत पर आरुष और आकाश भाई के साथ खेल रहे हैं। शिवांश ने हाँ में से हिलाया, ठीक है फिर हम भी चलते हैं, वैसे भी आज मैं बहुत थक गया हूँ। वीनू शिवांश को आंखें बड़ी किए घूर रही थी। उसने कहा, अब जाए ना, आप जाएं। शिवांश पलटने वाला था, तब सारांश ने पीछे से कहा, वीनू उसे कमरे में लेकर जाओ, बच्चा क्यों परेशान कर रहे हो? वीनू ने कुछ नहीं कहा, बस शिवांश के हाथ पर पिंच करती हुए वो आगे बढ़ गई। आए कमरे में, मैं आपको कमरे में लेकर जाती हूँ, उसने किलकिलाते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर शिवांश हंस दिया। शिवांश के साथ छत पर आया था आकाश, अपने कंधे पर आरुषि को सुला रहा था। रिद्धव और ऋषु आरुष के साथ अब भी खेल रहे थे। आरुषि ने उन सबको देखते हुए कहा, बड़के बाबू आप तो चले गए थे ना? इस पर शिवांश ने उसे तिरछी नजरों से घूरते हुए कहा, क्यों तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया? आरुषि ने तेजी से नामे सिर हिलाया, ऐसा नहीं है, हम तो बस पूछ रहे थे। फिर उसने कहा, बच्चों चलो सो जाओ, देखो आपके पापा आ गए हैं। शिवांश को देखते ही ऋषु और रिद्धव खुश हो गए, तेजी से उसकी तरफ भागते हुए आए। शिवांश ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। ऋषु ने शिवांश के कंधे पर अपना चेहरा रखा और कहा, पापा निन्नी आ रही। शिवांश ने उसके सिर को सहलाया, फिर वो उन दोनों को लेकर कमरे में चला गया। आरुषि ने कहा, हम पापा जी को देखते हैं, माँ तो वहाँ से आदर्श जी के साथ चली गई है। आकाश ने कहा, तुम जाओ, मैं इसे शिवांश के पास लेटा कर आता हूँ। आरुषि आरुष का हाथ थामे नीचे चली गई। वीनू ने आकाश को देखते हुए कहा, भाई पापा हॉल में हैं, ये यहीं रुक गए हैं, पापा कहाँ रहेंगे? इस पर आकाश ने कहा, शिवांश ने सोच समझकर ये हरकत की है, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। वीनू को कुछ समझ नहीं आया। इस पर आकाश ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, तुम कम दिमाग हो, हमेशा कम दिमाग ही रहोगी।
जाओ जाकर सो जाओ। सॉफ्टी को वीनू को देकर नीचे चला गया। वीनू अब भी सोच रही थी कि वो कम दिमाग है। फिर वो अंदर आ गई। उसने देखा शिवांश ने बेड पर करिद्धव और ऋषु को सुला दिया था। वीनू ने सॉफ्टी को उनके पास लेटाते हुए कहा, अब आप कहाँ लेटेंगे? यहाँ पहले में। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ आना है। वीनू ने एक नजर बेड को देखा। वहाँ उन तीनों बच्चों के लेटने के बाद एक बंदे के लेटने की भी जगह नहीं बची थी, क्योंकि वो उनके कमरे के जैसे बड़ा बेड नहीं था। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो आई तो उसके हाथ में मैट्रेस और ब्लैंकेट था। शिवांश ने कहा, इतनी ठंड नहीं है। इस पर वीनू ने उसकी तरफ ब्लैंकेट फेंकते हुए कहा, मुंह बंद कर, ये बिछाने में मेरी मदद करें। शिवांश ने हमें सिर हिलाया। कुछ देर में ही वो दोनों नीचे लेट गए। वीनू शांति से लेटी थी। शिवांश ने उन दोनों पर ब्लैंकेट डालते हुए कहा, ठंड बहुत है आज, टू मच कोल्ड है ये। सुनकर वीनू ने खुद से चिपक चुके शिवांश को देखा। अभी तो आपको बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही थी, मुंबई में कब से टू मच कोल्ड होने लगी? ये सुनकर शिवांश ने वीनू के और करीब हो उसके ऊपर अपने पैर रख वीनू की कमर पर हाथ रख वीनू के गले में अपना चेहरा छिपाते हुए कहा, अब बहुत लग रही वैसे मिलीलीटर। वीनू ने भौहें उठाकर शिवांश को देखा। वैसे हम काफी दिन से अलग अलग रह रहे, तुमने मुझे याद किया। वीनू ने शिवांश में हरकत करते हाथ पर मारा। आज रात आपका पिटने का प्लान है? वीनू के करीब होते शिवांश ने कहा, आज रात मेरा। वीनू ने घूरकर शिवांश को देखा। उसके होठों पर छाई वो डेविल स्माइल बता रही थी उसके इरादे क्या हैं। वहीं हॉल में सारांश सोफे पर बैठे थे। उनकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया, फिर ये सजा मेरे मुकद्दर में क्यों? मैं इस सजा का हकदार क्यों? मैंने हर तरह से वालिदान दिया, एक नागरिक बनकर, एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर, एक पति बनकर, एक बाप बनकर, एक दोस्त बनकर, फिर मेरे हिस्से ये दर्द क्यों? 92 नो वन कैन अंडरस्टैंड माई लव। अब आगे। सारांश से ऐसे ही उस हॉल में अंधेरे की सोफे से लगाए बैठे थे। काफी देर हो गई थी। कुछ घंटे तक ऐसे ही रहने के बाद उन्होंने कोई हरकत नहीं की। ना वो उठकर कमरे में गए, ना ही वहां लेटने की कोशिश की। उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी। उन्हें ये कुछ घंटों बैठे लेट रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो दो देने की पोजीशन में खड़े रहकर अपने अटैक का इंतजार करते थे। तब ये सब मामूली था उनके लिए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सिया अंदर आए। सारांश सुन सकते थे। सिया आदर्श को ठीक से जाने का कह रही थी। गेट बंद करके सिया ने हॉल में कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही सिया ने सामने सारांश को बैठे हुए देखा, वो ठिठक कर रुक गई। सारांश ने आंखें खोलकर नजरें घुमाकर सिया को देखा। सिया उनकी आंखों में देखते हुए अपनी जगह खड़ी रह गई। एक एक नजर ही काफी थी ये पहचानने में कि क्या हुआ है और क्या हो रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। इस तरह वो सारांश को टूटा हुआ नहीं देख सकती थी, लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर सिया ने आगे बढ़ते हुए कहा, आप सोए नहीं अभी तक? इस पर सारांश से कोई जवाब नहीं दिया। सिया ने सिर घुमाकर उन्हें देखा, फिर की होल में टांगते हुए किचन में गई। एक गिलास पानी लेकर आकर सोफे पर बैठकर पिया। उन्हें पानी नहीं पीना था, बस पास से सारांश का चेहरा देखना था। सारांश की वो सूजी हुई लाल आंखें, मुरझाया हुआ चेहरा। पानी सिया के हलक से नीचे नहीं उतरा था। सिया ने ग्लास वापस रखा। उठकर जाने लगी। जाते हुए बोली, अब आपको सो जाना चाहिए। सिया छत पर जाने लगी। तब सारांश से कहा, छत पर शिवांश बीनू अपने बच्चों के साथ सो रहे हैं, वहां मत जाओ। सिया ने सीढ़ी पर खड़े हो पलटकर सारांश को देखा, लेकिन शिवांश तो चले गए थे। ये सुनकर सारांश ने कहा, वो यहीं रुक गया है। अब सारांश वापस वैसे ही बैठ गए। सिया ने कहा, तब आप कहाँ सोएंगे? वो थोड़ा झिझक रही थी। सारांश ने कहा, जाएं जाकर सो जाएं, बाकी किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगे। एक बार पलटकर उन्होंने सारांश को देखा, फिर बोली, तब आप अंदर सो जाइए, मैं यहाँ हॉल में सो जाऊंगी। सारांश ने कुछ नहीं कहा। वो वैसे ही बैठे रहे। सिया कुछ उलझन में थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। फिर भी सिया अपने कमरे में चली आई। गेट बंद कर उन्होंने गेट से लगते हुए कहा, क्या हो रहा है? क्यों आप नहीं मानते? चले जाए ना, लेकिन ना जाए, अब आपसे दूर रहना भी मुश्किल है। अपने जज्बातों के भंवर में उलझी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो सारांश को माफ करें या ना करें। उन्हें हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर देखा। सारांश अब भी बैठे हुए थे। सिया ये समझ आ रहा था कि कोई तो बात है। आज सब दिन से अलग सारांश बिहेव कर रहे थे। सिया ने नहीं कहा। वो वैसे ही दरवाजे पर खड़ी रही। सारांश की आवाज आई, कब तक ऐसे ही खड़े रहने का इरादा है? जाए जाकर सो जाओ। एक पल को सिया चौकी थी। फिर उन्हें एहसास हुआ सारांश हमेशा उन्हें ऐसे ही पहचान जाते थे। सिया की मौजूदगी, सिया उनके सामने आए या ना आए, लेकिन उनके होने का एहसास सारांश को हो जाता था। सिया ने दरवाजा बंद कर दिया। वैसे ही आकर बेड पर टेक लगाकर बैठ गई। इस वक्त वो एक गहरी सोच में थी। अगले दिन वंश आया हुआ था। शिवांश सुबह ही ऑफिस निकल गया था। वो यहीं से गया था। शिवांश ने साफ साफ से कह दिया था कि जब तक वीनू यहाँ रहेगी शिवांश भी यहीं रहेगा। वीनू शिवांश की बेशर्मी और ढीठपन से वाकिफ थी। उसे अंदाजा था कि शिवांश ने कह दिया है तब वो यहीं करेगा। वीनू खुद भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वंश उसे लेने आया था। वंश कह रहा था कि जब तक वीनू यहाँ है उसके साथ रहे, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद वंश को एक कॉन्सर्ट के लिए बाहर जाना था। इस वक्त वंश घर में अकेले रहकर वो बोर हो रहा था। वीनू ने हाँ कह दिया। वीनू शिवांश को भी इतनी दूर आते जाते परेशान होते हुए देख रही थी। यहाँ से शिवांश का ऑफिस काफी दूर पड़ता था, क्योंकि पैलेस से थोड़ा पास में था। सिया किचन में थी। वंश के फेवरेट स्नैक्स बना रही थी। आरुषि हड़बड़ी में किचन में आई। अब हम आपकी कोई मदद करते हैं। वीनू ने हंसकर कहा, नहीं आप जाए, आप भाई की मदद करें। ये सुनकर आरुषि ने कहा, रहने दे, आप आपके भाई कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ रहे हैं। तब सिया ने कहा, पतियों का काम ही होता है सर पर चढ़कर रहना, बीवी से अपने नखरे उठवाना, वरना कहाँ दुनिया में वो ऐसे रहते हैं। सब जिम्मेदारियों परेशानियों से जूझते हुए उनके ये सारे नखरे तो कहीं छुपी जाती है। सिया की बात सुनकर ने आरुषि ने हाँ में सिर हिलाया। बोली, हमारा पति तो हमें बहुत ही प्यारा है, वो कहे तो हम अपने खून के पकोड़े बना के खिला दे। इस बात पर वीनू ने उसे अजीब तरीके से देखा। सिया ने हंसते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आरुषि ने कहा, हाँ हम तो यही सोच के परेशान रहते हैं, 4 साल कैसे बर्दाश्त कर लिया। हमें बहुत गिल्ट महसूस होता है जब हम सोचते हैं कि हम उसे अकेला छोड़ गए थे बिना बताए।
ऐसे चले जाना ठीक नहीं था। अब तो जब आपको पापा जी से नाराज देखते हैं तब लगता है कि अच्छा हुआ आकाश हमसे नाराज नहीं हुआ, वरना हम तो मनाते मनाते मर ही जाते। ये मनाने की कला हमें आती भी नहीं है। पापा जी फिर भी बखूबी निभा रहे हैं, एक एक कर अपने दोनों बच्चों को भी मना लिया। आरुष को भी, वो तो बहुत ही नाराज था कि उसके दादा अब तक उसके पास नहीं थे। सिया के हाथ काम करते से रुक गए थे, वैसे ही खड़े सिया ने किसी को भी नहीं देखा था। लेकिन वीनू थोड़ा पीछे होकर आरुषि को और बोलने का इशारा कर रही थी। आरुषि ने वीनू को देखकर हामी भरी, फिर कहा, आकाश हमसे नाराज नहीं हुआ। उसने कहा, नाराज होने और मनाने में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है हम एक दूसरे के साथ वो वक्त बिताएं जो बेहद जरूरी था उस वक्त आकाश को हमारी जरूरत थी और हमें भी आकाश की जरूरत थी। बहुत बेहतर इस तरीके से उन्होंने मुझे और आरुष को संभाल लिया। एक बार सवाल नहीं किया, ना कुछ पूछा कि हम इतने वक्त तक कहाँ थे, क्या कर रही थे, कैसे कर रही थे। कोई और इंसान होता तो वो हमारे किरदार के साथ साथ हमारे बेटे के नाजायज होने पर भी शक करता। जब हमने कहा था कि ये हमारा बेटा है तो आकाश ने कहा तुम्हारा है तब मेरा भी है। उसने एक बार भी सवाल नहीं किया था, जिसमें उस वक्त आकाश को पता नहीं था। पापा जी तो फिर भी इतना महान काम करके आ रहे हैं, देश के लिए करके आ रहे हैं। उन्होंने भी कई सारे बलिदान दिए हैं। फिर भी मम्मी उनसे नाराज है, लेकिन आकाश हमसे नाराज नहीं हुआ था। ये बात मेरी उसकी यही खूबी मेरे लिए उसका प्यार मेरे दिल में उसकी इज्जत के साथ उसकी मोहब्बत में भी बहुत ज्यादा बढ़ावा करती है। वीनू ने कहा, ये बात तो है, भाई का चरित्र बहुत ही अच्छा है, कूल और समझदार। आरुषि ने हाँ कहा, सही कहा, हैंडसम भी ऐड कर दो, बहुत हैंडसम है हमारा पति। वीनू उसकी बात पर हंसने लगी, लेकिन सिया शांति से अपना काम कर रही थी। कुछ देर बाद वीनू सारांश से मिलकर वंश के साथ बच्चों को लेकर वापस पैलेस आ गई। सारांश का तो मन ही नहीं लग रहा था, वहां से वीनू के जाते ही उन्हें अकेला सा लग रहा था, क्योंकि आकाश अपने ऑफिस के कामों में उलझा हुआ था। सारांश ने बाहर जाते हुए कहा, बहू बस किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, कुछ वक्त में आ जाऊंगा। सिया ने झट से किचन से बाहर निकाल कर देखा, लेकिन उन्हें बस सारांश का जाता हुआ अक्स दिखा। वो वापस अपने काम में लग गई। गिरीश के घर पीहू अपने सामने परेशान होकर इधर उधर घूम रहे गिरीश को देख रही थी। उसकी गोद में ख्वाहिश बैठी थी, जो अपने चेहरे पर हाथ रखे समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके पापा क्यों इतना परेशान है, क्या हुआ है। उसने अपना हाथ गिरीश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पापा क्या हुआ। गिरीश लगातार अपने फोन पर कुछ कर रहा था, साथ में अपने हाथ में मौजूद आईपैड में कुछ टाइप कर रहा था। पीहू ने ख्वाहिश को बेड पर बैठाकर गिरीश के सामने आकर उसके हाथ से आईपैड लेते हुए कहा, आखिर हुआ क्या है, क्यों इतने परेशान है, कल से देख रही हूँ आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर गिरीश ने पीहू के हाथ से आईपैड लेकर बेड पर फेंका, अपने फोन को कान से लगा लिया, अभी बताता हूँ। पीहू वहीं खड़े होकर उसका परेशान चेहरा देखती रही। कुछ देर बात करने के बाद गिरीश ने कहा, वहां भी नहीं है, आखिर ये है कहाँ। पीहू ने कहा, क्या हुआ है, किसे ढूंढ रहे हैं। गिरीश ने पीहू का हाथ थौमे उसे अपने पास किया, पीहू को सीने से लगाते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख लिया। पीहू ने गिरीश की पीठ को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गिरीश ने गहरी सांस ली, उसका पता नहीं चल रहा है, वो 2 साल से वहाँ नहीं है, तकरीबन 2 साल से वहाँ नहीं है। अब पता नहीं कहाँ है, मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, वहाँ भी किसी को पता नहीं, उसके दोस्तों से पूछ लिया है, जहाँ जहाँ वो हो सकती थी उसे वहाँ पता कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं। आखिर मैं क्या करूं। गिरीश को ऐसे परेशान होते हुए देखकर पीहू भी परेशान होने लगी। उसने गिरीश को अपने सामने कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्यों परेशान होते हैं, वो कोई कमजोर नहीं है, किसी भी हाल में अपना ख्याल रखना जानती है, सब ठीक हो जाएगा, आप कोशिश करें, सब पता चल जाएगा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ऐसे आप डिस्टर्ब होकर काम करेंगे तो और भी देरी होगी। गिरीश ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मुझे बाहर जाकर ये सब करना होगा। ऐसा करो, कुछ दिन के लिए तुम ख्वाहिश के साथ पैलेस चले जाओ, यहाँ अकेले रहकर क्या करोगे। पीहू ने मना किया, आप भी कहीं नहीं जाएंगे और मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसे परेशान आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। ऐसा करें, हम दोनों यहीं रहकर पता करते हैं मामला क्या है। पैलेस काफी वक्त बाद वीनू और बंश साथ बैठे बातें कर रहे थे। इस वक्त वो सब वीनू के कमरे में थे। बच्चे खेल रहे थे। वीनू और बंश काउच पर बैठे हुए पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहे थे, लेकिन मूवी पर ध्यान किसका था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने में मशगूल थे। इतने वक्त की बातें बंश की बीचिंग जो वो अपने आसपास मौजूद लोगों की कर रहा था, वीनू सब ध्यान से सुन रही थी। काफी वक्त बाद उसने बंश को ऐसे हंसते खिलखिलाते देखा था। वीनू ने बंश को देखते हुए कहा, बंश। बंश ने वीनू की सीरियस आवाज सुनकर से लगाया, हाँ भाभी। वीनू ने कहा, आपको नहीं लगता है कि मम्मा सही कह रही है, कब तक इंतजार करेंगे। ये सुनकर बंश ने कहा, मेरी आखिरी सांस तक। इसके आगे वीनू कुछ नहीं कह सके, वो कहती भी क्या। अगर कोई उसे शिवांश का इंतजार करने के लिए मना करे तब वीनू नहीं कर पाएगी। वो सारी जिंदगी बस इस आस में गुजर देगी कि एक बार शिवांश लौट कर आ सकता है, तब बंश को कैसे कह दे। वीनू ने फिर कुछ नहीं कहा। बंश ने वीनू की गोद में सिर रखते हुए कहा, भाभी आपको लगता है मैं ये कोशिश कर पाऊंगा। मैं कर भी पाऊं तब भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसे भूलने की कोशिश करूँ। उसे लगा था मेरा आकर्षण है बस मेरी कच्ची उम्र का प्यार जो मैं वक्त के साथ भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं, ये सब गलत है। इनमें से कोई मेरी मोहब्बत को नहीं समझ सकता है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ, आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे मोहब्बत करते हैं तब बस करते रहें, हमें किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बंश ने हाँ में सिर हिलाया, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पर सब मुझसे बात करना बंद कर दे। मैं हूँ और मैं उसके एहसासों के साथ ही जिंदा रह सकता हूँ। इन लोगों ने मुझे उसके एहसासों से भी दूर करने की कोशिश की, तब ये बस मेरी लाश के गवाह बन सकते हैं। वीनू ने बंश को आंखें दिखाई कि कैसी बातें कर रहे हैं आप। बंश ने कुछ नहीं कहा, जिस पर वीनू उसे डांटने लगे और सामने ऋषु खड़ा हुआ बंश को बुरी तरह घूर रहा था। ये देखकर बंश ने वीनू का हाथ थामते हुए कहा, भाभी देखिए वो आपका शहजादा साहब क्या कर रहा है। वीनू ने सिर उठाकर देखा, ऋषु भागता हुआ आकर वंश के ऊपर कूद गया। उसने वंश के सीने पर मारते हुए कहा, मेरी माँ है, मेरी माँ से दूर रहें। ये सुनकर वीनू, वंश दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए। वंश के पेट पर बैठे हुए ऋषु ने अपने हाथ सीने पर बांधकर मुंह उठाकर वीनू को देखा, जैसे कह रहा हो ये तो हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रही हैं।
उसके इन एक्सप्रेशन पर वीनू को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। इस वक्त ऋषु बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। वंश ने उसके दोनों गाल खींचे तब ऋषु वंश के पेट पर कूदने लगा। वंश ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बस रहने दे मेरे भाई, तू मेरी जान ही ले लेगा। जिस पर ऋषु ने तेज तेज हाँ में सिर हिलाया। वीनू ने ऋषु को अपनी गोद में लेते हुए कहा, अरे मेरे जल कुकड़े बेटे, तुम ये सब क्यों करते हो। ऋषु वीनू से चिपक गया, मेरी माँ है मीमा। कुछ देर बाद शिवांश पैलेस वापस आया। उसे कुछ महत्वपूर्ण फाइल लेनी थी, जिसके बाद वो वापस वीनू के पास जाने वाला था। शिवांश रूम में आया। इस वक्त रूम में हल्का अंधेरा था। शिवांश को कदम रखते ही वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। उसने लाइट्स ऑन किए सामने देखा। वीनू सोफे पर बैठी हुई पैर पर पैर रखे एक हाथ चेहरे पर टिकाए मुस्कुराते हुए शिवांश को देख रही थी। वीनू को वहां देखकर शिवांश की आंखों हैरानी से बड़ी हो गई, फिर होठों पर मुस्कुराहट छाई। वो सब छोड़कर तेज कदमों से वीनू की तरफ बढ़ा। तुम तो अपने पापा के घर थी ना, तुमने आने से मना किया था। शिवांश वीनू के पास आया, एक हाथ से उसे कमर से पकड़ उठाकर अपने सीने से लगा लिया। शिवांश की इस हरकत पर वीनू हैरान रह गई। YouTube चैनल लिंक https skeptical smiley face www.youtube.com/@offictionalworld BAISA सुकून सीजन 2 अब जाने जहां https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/29 abba 2bb217414154 the 202C3CA963by84406332CH93 passion Imara is missing. अब आगे शिवांश के इस तरह करने पर वीनू हैरान रह गई। उसने शिवांश के कंधों पर हाथ अपना चेहरा थोड़ा पीछे करते हुए कहा, क्या हुआ है, इस कदर खुशी आज तक तो मुझे देखकर नहीं हुई। शिवांश ने वीनू के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे हर पल तुम्हें देखकर इससे 100 गुना ज्यादा खुशी होती है। इतनी खुशी जितनी मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। मैं तो बस तुम्हारे पास आ ही रहा था, इसलिए ही तो मैं आपको यहाँ मिली हूँ। वीनू ने आंखें छोटी छोटी कर शिवांश को देखा। आप मेरी पूछ बनकर मेरे पीछे वहां पहुंच गए थे। वीनू की इस हरकत पर शिवांश हंसने लगा। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश के कंधे पर सिर रखते हुए बोली, मैं चाहती भी नहीं हूँ आप मेरा पीछा छोड़ दें। ये सारे आपके लाल आपके इंतजार में सो गए हैं। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। वीनू को नीचे खड़ा किया और उसके माथे को चूमते हुए मारा, माय लव माय वाइफी। फिर वीनू के दोनों गालों को अपने होठों से छू लिया। वीनू ने शिवांश के सीने पर सिर रखते हुए ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं महीनों बाद आई हूँ। शिवांश ने हाँ भरते हुए कहा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। वीनू ने शिवांश के सीने पर हाथ रखा था। उसके बड़ी धड़कनों का एहसास हुआ। उस पर सिर उठाकर वीनू शिवांश को देखने लगी। शिवांश भी उसे ही देख रहा था। अगले दिन पैलेस में सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कनक आई हुई थी, लेकिन शिवांश नहीं आया था। वो कल उसे छोड़कर चला गया था। इस कनक ने अनिका को देखते हुए कहा, मॉम मुझे लगता है आपको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। इस पर अनिका ने कहा, मैं तुम्हारे भाई के कहने के साथ ही अपनी जिद छोड़ चुकी हूँ। अब तुम लोग कुछ भी कहो, मेरा इसमें कोई भी मतलब नहीं है। जब शादी करना हो उसे वो मुझे बता दे, मैं क्या ही कहूंगी। मैं बस तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन कोई है जो मुझसे भी ज्यादा ही अच्छे से कर सकता है। वो खाते हुए ये सब बोल रही थी। कनक ने शिवांश को देखा, फिर वंश। वो दोनों अपना हाथ रोके अनिका को देख रहे थे। शिवांश ने कहा, मॉम। इस पर अनिका ने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ बल्कि खुश हूँ। अगर हमें कुछ हो भी जाता है उसके बाद तुम हो ना इन सबका ख्याल रखने के लिए। अनिका ने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ बल्कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि हमें अगर कोई भी जाता है कल को हम तुम्हारे साथ नहीं रहे तब तुम हो ना इनका ख्याल रखने के लिए। तुम जिस तरह से इनके साथ रहते हो और जो कर रहे हो करते हो, मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए फक्र महसूस होता है। रियली आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सोन। शिवांश के होठों पर ना दिखने वाली मुस्कान थी। यकीनन उसे बेहद खुशी होती थी अपने मॉम और डैड से ये सुनकर। उन्हें वो उस पर फक्र करते हैं। वीनू भी शिवांश को एडमायर कर रही थी। उसके इशारे को देखकर शिवांश ने वीनू को फ्लाइंग किस दी और आई लव यू कहा। शिवांश के ये करते ही वीनू ने झट से सिर झुका लिया। सिर झुकाकर ही खाने लगी। कुछ ही पल में उसे सबके हंसने की आवाज आई, जिस पर वीनू ने अपनी आंखें भींच ली। एक हफ्ते बाद आरुषि तेज तेज हॉल में खड़ी चीख रही थी, पापा जी मम्मी। आकाश, आरुष, सब बाहर आओ, देखो देखो ये क्या हो रहा है। वाओ, दिस इज गोइंग टू मेक मी वेरी प्राउड ऑन पापा जी। सब एक एक कर कमरे से बाहर आए। सिया ने कहा, क्या हुआ, क्यों इतनी तेज चिल्ला रही हो। सिया की बात पर आरुषि ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सामने किया। ये देखें, आप भी इतनी ही खुश होंगी। सिया ने सामने देखा। टीवी पर सारांश का इंटरव्यू चल रहा था, सबसे बड़े चैनल पर। अनिका टकटकी लगाकर देखने लगी। सारांश उस दिन यहीं गए थे। सोचते हुए सिया ने तिरछी नजरों से सारांश को देखा, जो आरुषि को कुछ बता रहे थे। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर वो खुद भी मुस्कुरा रहे थे। सिया पलटकर जाने लगी, लेकिन एंकर के सवाल पर उनके कदम वहीं रुक गए। तब आपने क्या सैक्रिफाइसेस किए, कितना दर्द सहा। जिस पर सारांश ने हंसते हुए जवाब दिया, हर कदम पर सोल्जर सैक्रिफाइसेस करते हैं एंड पेन उसकी हद ही क्या है। अपने परिवार से दूर होने का पेन, उन्हें न देख पाने का, अपने बच्चों को कामयाब होते न देख पाने का, अपनों के रूठने का, अपनी बीवी को विधवा की तरह रहते देखने का दर्द, उनकी जिंदगी में आपकी कोई जरूरत न होने का दर्द, उन्हें किसी और के साथ उस तरह खुश रहते देखने जैसे वो कभी आपके साथ थे, सब कुछ लूट जाने के जैसा दर्द। ये दर्द बहुत है कि इसके आगे कोई दर्द नजर ही नहीं आता। लेकिन हम सोल्जर्स हैं, न हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता है। हमें अकेले ही इस दर्द को सहना है। वहां बैठी ऑडियंस और एंकर भी सारांश की आवाज और चेहरे पर मौजूद भाव से उनका दर्द महसूस कर पा रहा था। उनकी आंखों में नमी थी। आगे के सवाल जवाब शुरू हुए। घर में भी सब शांत हो गई थी। सिया शांति से सिर झुकाए कमरे में चली गई थी। हाँ, लेकिन दरवाजे पर खड़े सारांश ने काफी वक्त तक उनकी सिसकियां सुनी थी। वीनू सॉफ्टी के पीछे भाग रही थी, लेकिन वो छोटी चुहिया वीनू को पीछे छोड़े तेज तेज आगे आगे भाग रही थी। बाहर से आते ऋषु को देखकर सॉफ्टी ने उसके तरफ भागते हुए कहा, भूई भूई मम्मा माल लही। ऋषु ने आगे बढ़कर सॉफ्टी को अपने गोद में उठा लिया। व्हाट हैपेंड शुजी। मम्मा माल लही बोलते हुए सॉफ्टी ऋषु की टाई खींचने लगी। पीछे से रिद्धव भी आ गया। ब्रो, हाँ मेरी जान। रिद्धव ने आकर उसके गाल को सहलाया। तब सॉफ्टी हंसने लगी। वीनू ने कहा, आ गए तुम दोनों, डैड कहाँ है। रिद्धव ने कहा, चाचू लेकर आए, डैड मीटिंग में थे। आप मेरी बहन को तंग कर रही हैं। रिद्धव के कहने पर सॉफ्टी को आंखें दिखाते हुए वीनू ने कहा, तुम्हारी बहन ने मेरी नाक में दम करके रखा है। सुबह मुझे स्टूडियो नहीं जाने दिया, अब दूध नहीं पी रही है।
ऋषु ने सॉफ्टी को अपनी गोद में बिठाते वीनू के हाथ से दूध का ग्लास लिया। तब आप फोर्स ना करे, अगर उसका मन होगा तब पी लेगी। सॉफ्टी के होठों के पास ग्लास करते हुए ऋषु ने कहा, माँ वाटर। वीनू किचन में पानी लेने गई। ऋषु ने रिद्धव को देखा, फिर सॉफ्टी को, चलो माँ के आने से पहले फिनिश करो। लो भूई गंदा, अरे ऐसे नहीं कहते हैं, चलो भूई कह रहा है, मिल्क फिनिश करो। रिद्धव ने ऋषु के हाथ से ग्लास लिया, किचन से आती वीनू को देखा, फिर एक सांस में सारा दूध खत्म करके ग्लास ऋषु के हाथ में देकर अपना चेहरा साफ किया। गुड गर्ल मॉमसी, किसी ने मिल्क फिनिश किया। वीनू ने सॉफ्टी के सिर को सहलाया। ऋषु रिद्धव को घूर रहा था। रिद्धव ने ऋषु के सिर पर मारा, भाग गया। ऋषु बुरी तरह चिढ़ गया। माँ। वीनू रूम में आई। उसने बेड से अपना फोन उठाकर देखा, शिवांश की अर्जेंट मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ा था। उसने वीनू को अपना बच्चों का ध्यान रखने का मैसेज किया था। वीनू का चेहरा उतर गया, वो क्या करेगी अब, उसे अकेले अच्छा ही नहीं लगता था। सारांश अपने असिस्टेंट से मिलने आए थे, उसे कुछ पीरी देते हुए उन्होंने कहा, आई नॉट नाउ, तब डोंट कंटेक्ट मी इन मैटर्स, से मुझे दूर ही रखना। बॉस माया आपसे मिलना चाहती है, उसने बहुत जिद की है। सारांश ने हमें सिर हिलाया, हमने साथ काम किया है, वो काबिल है, मैं उससे मिलकर बात करूंगा, तुम उसे बता देना मैं अपनी फैमिली में वापस लौट गया हूँ, अब उन सबसे मेरा कनेक्शन नहीं रहेगा। बोलते हुए सारांश की नजर एक तरफ गई, उन्होंने सांस रुके हुए उस तरफ देखा। इस कदर गुस्सा आया कि उनके हाथों और गले की नशे उभर कर देखने लगी। चेहरे का बदलता रंग देखकर उनके असिस्टेंट ने घबराहट से कहा, बॉस एनी प्रॉब्लम? नाउ यू गो। उनकी आवाज इस कदर ठंडी थी कि वो एक मिनट भी वहां नहीं रुका। सारांश ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए सामने देखा, ये नहीं करना चाहिए था। तेज कदमों से सारांश उस टेबल के पास आए। उन्होंने आदर्श के हाथ में मौजूद सिया के हाथ को देखा। आदर्श का हाथ झटके से हटाते हुए एक पंच आदर्श के मुंह पर मारा। हाउ डरे यू, हिम्मत कैसे हुई उसको छूने की? आदर्श अपनी जगह से नीचे गिरे। सिया हैरानी से कभी सारांश की देखती, कभी आदर्श को। वो जल्दी से आदर्श की तरफ बढ़ी। आदर्श। सारांश ने सिया का हाथ पकड़कर उन्हें अपने तरफ खींचा। डोंट इवन मेंशन हिज नेम। आप पागल हो गए हैं सारांश, उन्हें चोट लग गई। सारांश ने सिया की कलाई थामते हुए कहा, मेरी चोट का अंदाजा है तुम्हें, आप पागलपन कर रहे हैं, मुझे छोड़े। आदर्श तो सदमे में सब देख रहे थे। सिया, ये सारांश हैं। सिया कुछ कहती, सारांश गुस्से से आदर्श की तरफ बढ़े। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। सारांश को पकड़ते सिया ने कहा, क्यों तमाशा कर रहे हैं? सब उन लोगों को ही देख रहे थे। सारांश ने टिश्यू उठाकर सिया का हाथ साफ करते हुए कहा, जानती हो न तुम पर किसी की छुअन बर्दाश्त नहीं है, मुझे फिर क्यों छूने दिया इसे? सारांश, आपका दिमाग खराब हो गया है, छोड़े मुझे। आप पागल हो गए हैं। हाँ हाँ मैं पागल हूँ, आज से नहीं, जब से तुमसे मिला हूँ तब से पागल हूँ। सिया ने सारांश को धक्का देते हुए कहा, तब रहे मुझे खुद से जोड़ने की कोशिश छोड़ दें। सिया की कमर से थाम सारांश ने अपने तरफ किया। उनके चेहरे पर झुकते हुए बोले, तुम मुझसे जुड़ी हो, तब अब जोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखना चाहोगी आई क्लेम्ड यू एज माइन। सारांश ने झुककर सिया के होठों पर होंठ रख दिए। वहां खड़े लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए, कुछ शोर करने लगे। अंकल को देखो, बुढ़ापे में आशिकी छा रही है। ये अंकल है यार, अंकल इतने हॉट हैंडसम कब से होने लगे? लगता है आंटी नाराज है, वैसे मनाने का तरीका अच्छा है। सिया आंखें फाड़े सारांश को देख रही थी। आदर्श तो सदमे में बेहोश हो गए थे। काफी देर तक सिया सारांश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। सारांश ने सिया को छोड़ा, उनके माथे से माथा जोड़ते हुए बोले, बस कर दो, थक गया हूँ, मुझे तुम्हारी आगोश चाहिए, बस तुम्हारे साथ रहना है। सिया आंसू बहा रही थी, वहां से सारांश को धक्का देकर बाहर चली गई। सारांश उनके पीछे आए। सीयू बात सुनो मेरी, सीयू बात सुनो। दूर रही मुझसे, आपसे की बात नहीं करनी है। आपने मेरे दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया है, आप हमेशा से यही करते हैं, कभी मेरे दोस्त नहीं बनने दिए। आपको मोहब्बत नहीं है, आप पर जुनून सवार है। सारांश ने सिया की बाजू से पकड़कर अपने तरफ किया। अब मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी, उससे शादी कर लूंगी, क्या करेंगे आप? सारांश ने अपनी सुर्ख आंखों से सिया की देखते हुए कहा, जान ले लूंगा, उसकी भी अपनी भी। हल्की बारिश तेज बारिश में बदल गई थी, दोनों भीग रहे थे। सिया ने सारांश के सीने पर दोनों हाथों से मारते हुए कहा, सालों तक कहा था, आपका ये जिद और जुनून कहाँ था, ये सब बताए। सिया, शांत हो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। सब आपकी गलती है, सब आपकी गलती है। वो बहुत पैनिक कर रही थी। हाँ सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, बात सुनो मेरी। नहीं नहीं सुननी। सिया ने सारांश के सीने पर सिर रख लिया। सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। सारांश ने सिर झुका कर देखा। एक पल को वो बुरी तरह घबरा गए। सी यू, ओपन योर आइज। सारांश उन्हें बाहों में उठाकर गाड़ी की तरफ भागे। अगले दिन वीनू बच्चों की स्कूल छोड़कर सॉफ्टी के साथ स्टूडियो चली गई थी। आज शिवांश नहीं था, तब वीनू का दिल कहीं नहीं लग रहा था। वहीं सारांश ध्रुव के साथ काफी वक्त बाद टेरेस पर बैठे कॉफी पी रहे थे। उन्होंने सारांश के चेहरे को देखते हुए कहा, तेरी चेहरे की मोमबत्ती क्यों बुझ गई? सारांश ने ध्रुव को देखा, फिर बोले, चेहरे की क्या हर जगह की मोमबत्ती बुझी हुई है? उनकी इस बात पर सीरियस मूड में होने पर भी ध्रुव हंस पड़े। आज भी वही बकवास करता है। सारांश ने अपने कंधे पर मौजूद ध्रुव के हाथ को देखा, फिर उनकी फिंगर खींचते हुए बोले, तेरी भी आज भी वही बकवास सवाल हैं। अच्छा बता क्या हुआ? कॉफी का मग एक साइड रखते सारांश ने ध्रुव के गोद में सिर रख लिया। मन कह रहा है, मैं वहां मर क्यों नहीं गया? इतने शहीद हुए जिन्हें ना कोई नाम मिला ना कोई पहचान, काश उनमें से एक मैं भी होता। ध्रुव ने उनके गाल पर मारते हैं कहा, पागल हो गया है क्या? बकवास कर रहा है? तुझे जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है, तू बकवास कर रहा है। अपनी आंखों में आए आंसू साफ करते हुए उन्होंने कहा, नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी, नहीं जीनी। क्या करूं उसके बिना? जीकर उसकी बेरुखी अब बर्दाश्त नहीं होती। कुछ नहीं हुआ यारा, सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान होता है? ध्रुव आगे कुछ कहते उससे पहले सारांश का फोन रिंग किया। वहीं सिया की आंख खुली, उसे कहीं उन्हें होश आया। उन्होंने आसपास देखा। एक पल को वो घबराई, फिर उठकर इधर उधर देखने लगी। सारांश सारांश। सिया आवाज देते हुए बाहर आई, लेकिन सारांश कहीं नहीं थे। उन्हें न देखकर सिया ने खुद की आंखें मसलते हैं कहा, वो सपना था क्या? वो सपना था? सिया पागलों की तरह हर तरफ सारांश को ढूंढ रही थी। आकाश आरुषि उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। अभय की का तेज स्पीड में पार्क के बाहर आकर रुकी। हर तरफ उसके गार्ड थे, पूरा पार्क खाली था। एक तरफ तारा मिस्टी खड़ी थी, आशना और रुद्रानी भी थे। आरंभ भागते हुए अभय के पास आया। डैड इमारा इज मिसिंग। अभय ने तारा के सामने आते हुए कहा, तारा। तारा जल्दी से अभय के सामने आई। वो इमारा यही थी, यही मेरी आंखों के सामने थी। मैं आरंभ का शूलेस बांधने के लिए मुड़ी थी, इतनी देर में मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ गायब हो गई।
तारा बुरी तरह रो रही थी। प्लीज प्लीज उसे मेरे पास वापस ला दें, प्लीज उसे वापस ला दें। अभय ने तारा को हग करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा उसे। YouTube चैनल लिंक https skeptical smiley face www.youtube.com/@fictionalworld BAISA सुकून सीजन 2 अब जाने जहां https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/29 abba2bb217414154 the 202C3CA963/8440632CH94 an unknown boy. अब आगे सारांश भागते हुए घर में आए थे। सामने देखते हुए उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। सिया किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी, बस एक ही बात दोहरा रही थी, सारांश को बुलाओ। आकाश ने नम आंखों से सारांश को देखते हुए कहा, जब देखे न मॉम कैसे रिएक्ट कर रही हैं। सारांश तेज कदमों से सिया के पास आए। उन्होंने अपने करीब करते हुए आवाज दी, सी यू। ये आवाज सुनकर सिया ने सिर उठाकर सारांश को देखा। सारांश आप है न? मैं सपना नहीं देख रही ना? रो रो कर सिया की आवाज बैठ गई थी। आंखें सूजी हुई, पसीने से भीगे चेहरे पर बाल चिपके हुए थे। सारांश ने सिया को अपने सीने से लगाते उनके माथे को चूमते हुए कहा, नहीं कोई सपना नहीं है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, देखो। सारांश ने सिया के चेहरे पर हथेली रखी, बस काम से ध्रुव के पास गया था, देखो तुम्हारे पास आ गया हूँ। सारांश के हाथ पर हाथ रखते सिया ने हिचकियों के बीच कहा, आप चले जाते हैं, अब नहीं जाना, आपके बिना बहुत बुरा लगता है, मुझे सेफ फील नहीं होता। सारांश ने सिया के माथे को चूमते हुए कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ अब हमेशा हमेशा के लिए। सिया सारांश की कसकर थाम कुछ कह रही थी। आरुषि आकाश की वहां से लेकर चली गई। सारांश काफी देर तक सिया को संभालते समझाते रहे। सिया शांत हुई। सारांश ने उनसे दूर होना चाहा, तब सिया ने नमे सिर हिलाया। सारांश ने सिया की बिठाकर उन्हें पानी पिलाया। क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो मेरी जान? सिया ने उनका हाथ थामते हुए कहा, आप पर। हिचकियों के बीच वो बोल भी नहीं पा रही थी। तुम्हें लगा था मैं चला जाऊंगा? सिया ने हाँ में सिर हिलाया। सारांश ने उनके आंसू साफ करते हुए कहा, कभी नहीं। तुम भूल गई मैंने क्या कहा था? सारांश ने सिया के हाथों को अपने होठों से छुआ। इस एहसास और अंदाज को किस कदर सिया ने मिस किया था। अब ये एहसास पाकर उन्हें लग रहा था जैसे वो एक बार फिर जी रही हैं। सारांश ने सिया के पास बैठते कहा, भूल जाओ सब, हम एक नई शुरुआत करते हैं। सिया ने हाँ में सिर हिलाया। उनके सीने पर सिर रखते हुए बोली, हाँ मैं भी सब भूलना चाहती हूँ, मुझे बस आपके साथ रहना है। सिया को उठते ही सारांश नहीं दिखे। उन्हें ऐसा लगा किसी ने उनकी सांसें छीन ली हो। डर, घबराहट, खोने का एहसास एक बार फिर उन्होंने महसूस किया जो बर्दाश्त से बाहर था। सिया ने सोच लिया किसी कीमत पर अब वो सारांश को खुद से दूर नहीं करेगी, नहीं उनसे दूर जाएंगी। सारांश सिया को अपनी बाहों में उठाकर रूम में लाए। क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? सारांश दूसरी तरफ से आकर बैठे, तब सिया ने उनकी गोद में सिर रख उनका हाथ थाम लिया। सारांश सिया के सिर को थपथपाते रहे, सो जाओ। शाम से रात हो गई थी। इमारा का कहीं पता नहीं था। इस वक्त अभय शिवाय के साथ था। पूरी सिटी की पुलिस लगी थी, लेकिन इमारा का कोई पता नहीं चल रहा था। अभय बहुत गुस्से में था। उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक भाव थे। उसने अपने माथे को मलते हुए कहा, दुनिया फिर से उस अभय को देखना चाहती है जो सालों पहले छूट गया था, जिसे ये अभय भूल गया है। अगर मेरी बेटी वक्त रहते नहीं मिली तब कितना खून बहेगा इसके अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अभय को वो सर्द बेदर्दी भरी आवाज सुनकर अभय के आसपास खड़े लोगों की हालत खराब थी। अभय ने अपने खास आदमी अमन की तरफ देखते हुए कहा, अमन 1 घंटा, बस 1 घंटा है तुम्हारे पास। इस 1 घंटे में तुम मेरी जान का पता लगा लो, वरना जो उसके न मिलने की खबर लेकर आएगा वो वापस अपने पैरों पर नहीं जा पाएगा। अभय जितना सख्त दिख रहा था उससे कई गुना ज्यादा वो अंदर से घबराया हुआ था। इमारा का न मिलना उसके लिए पल पल मौत थी। अभय के सामने उसकी बेटी का वो हंसता खिलखिलाता चेहरा था। अभय ने गाड़ी के टायर पर पैर मारते हुए कहा, कौन कौन है जो मुझसे उलझना चाहता है? अभय ने बेशक काली दुनिया से दूरी बना ली थी, लेकिन उसके नाम का खौफ आज भी उतना ही था। लोग उससे उलझने से डरते थे। अभय की सजाएं आज भी मशहूर थीं। अभय ने अपना फोन निकाला। कुछ देर बात करने के बाद उसके सामने एक वीडियो थी जिसमें कुछ काले कपड़ों में मौजूद आदमी को पार्क से उठाकर ले जा रहे थे। काम उन्होंने इतनी फुर्ती से किया था कि तारा के पलटने से पहले वो वैन में लेकर जा चुके थे। अभय ने उससे कहा, वो इज ही। बोलते हुए उसकी पकड़ फोन पर बेहद कस गई थी। कुछ देर बाद अभय के फोन पर एक वॉइस नोट आया। उसने देखा तब कोई 2 लोग बात कर रहे थे, जिसमें एक बच्ची को उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था और वो लोग गलत कर चुके थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टी का मिला था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में वो लोग इमारा को सॉफ्टी समझकर उठाकर ले गए थे। अगले ही पल अभय अपने कार में बैठा और वहां से निकल गया। उसने तेज स्पीड में जाते हुए शिवांश को कॉल किया। शिवांश ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, मैं बस पहुंच रहा हूँ, लास्ट लोकेशन मिल गई है, तुम परेशान मत हो। इस पर अभय ने गुस्से से कहा, बॉस आपने क्या किया है? वो लोग मेरी बच्ची को नहीं, आपकी बेटी को उठाने के लिए आए थे, जिसके बदले में मेरी बेटी उनके हाथ लग गई है। आप पता है आप किनसे आजकल उलझ रहे हैं? अभय की ऐसी टोन सुनकर शिवांश ने गुस्से से कहा, माइंड योर टंग अभय। भूलो मत तुम किससे बात कर रहे हो। इस पर अभय ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, मेरी बेटी की जान का सवाल है, आप मुझे इस वक्त तमीज न सिखाएं। शिवांश ने अगले ही पल कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अभय ने अपना हाथ मिलाकर मारते हुए कहा, शिट। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। अगर शिवांश उसकी मदद नहीं करेगा तो शायद वो अभय को बहुत टाइम तक नहीं ढूंढ पाएगा। इस बात से ऐसा बात करना मतलब उसे डिसअपॉइंट करना। अभय वहां से निकल गया। वहीं पैलेस में तारा, अनिका और वीनू के पास बैठी थी। वो बहुत बुरी तरीके से सिसक रही थी। उसने रोते हुए कहा, सब उनके काम की वजह से हुआ है। मैंने उनसे बहुत मना किया था ये सब छोड़ दे, लेकिन उन्होंने कम नहीं किया है, लेकिन आज भी छोड़ा नहीं है और देखो इसका अंजाम क्या हो रहा है। वीनू ने तारा को शांत करते हुए कहा, तारा शांत हो जाओ, अभय ढूंढ रहे हैं ना, उन्हें भी अभय की उतनी ही परवाह है। तारा ने वीनू के हाथ हटाते हुए कहा, नहीं उन्हें कोई परवाह नहीं है। अगर उन्हें बच्चों की परवाह होती तो वो उससे निकलने के बाद फिर भी कुछ न कुछ करके उसमें शामिल नहीं रहते, पूरी तरह से उन सब से दूर हो जाते। अनिका ने तारा को समझाते हुए कहा, तारा शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे परेशान होगी, इस तरह से बिहेव करोगी, तब अभय भी और परेशान हो जाएगा। उसे इल्जाम देने से कुछ नहीं होगा। तुम भी जानती हो जितनी परवाह बच्चों की तुम्हें है उतनी अभय को भी है। तब तुम ये सब छोड़कर उसको सपोर्ट करो, उसे तुम्हारे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। वो ऐसे 2 जगह बटकर क्या ही कर पाएगा।
उससे बात हो तब उसको इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। तारा ने रखते हुए हाँ में सिर हिलाया। अनिका ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, चलो अब रोना बंद करो और भगवान से दुआ करो हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो, जहाँ कहीं हो सेफ हो। तुम जानते हो ना आजकल का माहौल। तारा का रोना ये सुनकर बढ़ गया था। आरंभ में तारा के पास आते हुए कहा, मॉम इम्मू को कुछ नहीं होगा ना। तारा ने उसे गले से लगाते हुए कहा, हाँ उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे डैड उसे कुछ नहीं होने देंगे, वो है ना, वो सब संभाल लेंगे। वीनू खुद भी बहुत परेशान हो रही थी। घर पर इस वक्त कोई भी आदमी मौजूद नहीं था, सब किसी ना किसी एरिया में इमारा को ढूंढने के लिए पहुंच चुके थे। वीनू ने अपना फोन निकाला और शिवांश को कॉल किया। शिवांश ने कुछ ही रिंग्स में कॉल रिसीव करते हुए कहा, मैं ढूंढ रहा हूँ, हम ढूंढ रहे हैं, कुछ ही वक्त लगेगा, हम उसे वापस ले आएंगे। वीनू ने कहा, लेकिन ये हुआ कैसे है, बच्ची है, नादान है और आप जानते हैं ना। वीनू को ऐसे परेशान होते देखकर शिवांश ने उसकी पूरी बात सुने बिना कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, ना ही कुछ होगा। तो उसके बाप को जानते हो ना, वो आग लगा देगा दुनिया में अगर उसकी बेटी को एक खरोच भी आई। वीनू ने हाँ में से लगाया, आप उसे जल्दी से ले आए, उसकी माँ बहुत परेशान है। जानते हैं ना, तारा को हर वक्त इस बात का डर रहता है कि उसके बच्चों को इन सब वजह से कुछ ना हो जाए। शिवांश ने कुछ देर वीनू से बात की, फिर वीनू ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो इस वक्त शिवांश को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। एक ऐसा इलाका जहां आसपास बस जंगल ही जंगल था, बड़े बड़े पेड़ों से वहां सूरज की रोशनी छिप रही थी। वहां कुछ बड़े पेड़ों के नीचे एक ट्रक खड़ा था। वहां उसके बाहर दो लोग खड़े आसपास देख रहे थे। वही ट्रक ड्राइवर ट्रक में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसने फोन पर बात करते हुए कहा, हाँ हाँ मालिक, काम हो गया है, राठौर की बेटी अंदर ही है, हम बाकी बच्चों के साथ उसे भी जगह पहुंचा देंगे और फिर ये सुबह तक इंडिया से बाहर पहुंच जाएंगे। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर बाहर देखते हुए कहा, क्या देर है। इस पर बाहर खड़े आदमी ने कहा, बस 15 मिनट की देर है, उसके बाद रोहित के आते ही हम यहाँ से चलने वाले हैं। बस 15 मिनट। उस ड्राइवर ने हाँ में सिर हिलाया, बोला, जल्दी करो, बहुत खतरनाक इंसान की बच्ची को अंदर रखा हुआ है। ट्रक के अंदर कई सारे बच्चे थे, वो बच्चे रो रहे थे और कुछ बेहोश थे। कोने में एक छोटी बच्ची घुटनों पर से जगह सिसक रही थी। उसने अपनी लुंदी हुई आवाज में कहा, दद्दा दद्दा आप आ जाइए ना, मुझे डर लग रहा है, आप कहाँ हैं, ये लोग मुझे कहाँ ले आए हैं। बोलते हुए वो बहुत बड़ी तरीके से रो रही थी। उसने अपनी आंसू भरी आंखों को हथेलियों से साफ किया, फिर अपना घुटनों पर सिर रख लिया। मुंह से कांप रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। तभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। इमारा ने सिर उठाकर देखा, उसके सामने एक लड़का था जो बहुत मैले कपड़ों में था। उसके पास से स्माइल भी आ रही थी, लेकिन उसकी नीली आंखें इमारा को देख रही थीं। उसने कहा, डर लग रहा है। उस पर इमारा ने हाँ में सिर हिला दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे डड्डा के पास जाना है। उस लड़के ने इमारा का हाथ थामते हुए कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन हम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अब अपने डड्डा को भूलना होगा। ये सुनकर इमारा तेज तेज रोने लगी। इमारा बुरी तरीके से रोने लगी। उस लड़के ने इमारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाया। वो बार बार अपने अभय के पास जाने की बोल रही थी। बाकी बच्चे भी इमारा को देखकर रोने लगे थे। वहां पर काफी बच्चे थे और वो लड़का जो करीबन 10 साल का था, उन सब में बड़ा था। उसने इमारा को सीने से लगाते हुए कहा, तुम जानते हो ये बहुत गंदे लोग हैं जो जबरदस्ती हम बच्चों को पकड़कर ले आते हैं और बेच देते हैं। हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब मैं बड़ा होकर पुलिस बन जाऊंगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे डड्डा के पास ले जाऊंगा। इस पर इमारा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी डड्डा के पास जाना है। उस लड़के ने कहा, तुम्हारे डड्डा का क्या नाम है। इमारा ने कहा, अभय। इस पर उसने दोबारा सवाल किया, क्या वो बहुत अमीर आदमी है। इमारा ने तेजी से सिर हिलाया। तब उस लड़के ने कहा, तुम परेशान मत हो, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। वहीं कुछ देर बाद ट्रक वहां से निकल गया। इमारा उस लड़के की गोद में डूबकी हुई बैठी थी। वो इमारा के सिर को सहला रहा था, उससे सवाल कर रहा था। इमारा से बहुत समझदार था, वो बस उसका डर कम करना चाहता था। कुछ देर चलने के बाद अचानक से ट्रक रुक, सारे बच्चे इधर उधर लुढ़क गए। उन्होंने तेजी से रोना शुरू कर दिया। इमारा ने उस लड़के के सीने से सिर निकालकर उसे देखा, डैडा आ गए। उस लड़के ने इमारा के गाल पर हाथ रखा, रोजी वो नहीं आ पाएंगे। इमारा ने उसका हाथ हटा दिया, नहीं नहीं वो आएंगे वो आएंगे। इमारा फिर से रोने लगी, तुम बहुत रोती हो, अब मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगा। इमारा चुप होकर उसे देखने लगी, रोजी तुम्हें कहानी सुनना पसंद है, मॉम की याद आ रही है। उसने मासूम इमारा को देखा। उस लड़के में कोई मासूमियत नहीं थी, लेकिन इमारा को देखकर उसे बुरा लग रहा था। इसे रोते देखकर उसने इमारा को टाइटली हग कर लिया। बाहर ट्रक ड्राइवर ने झांकते हुए कहा, कौन है बे, क्या हुआ है। एक आदमी ने उतर कर देखा, सब तरफ से कार और जीप ने उन्हें घेर रखा था। वो लोग एक पल को इतने लोगों की देखकर घबरा गए। ड्राइवर ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, लगता है राठौड़ को खबर लग गई है, इनसे भिड़ने की जगह सीधे निकलने की कोशिश करो। वो कार से टकराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अभय सामने एक का बैठा हुआ था। एक टक उसकी नजरें उस ट्रक पर थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दूसरी कार में मौजूद रुद्रम को इशारा किया। वो लोग एक साथ आगे बढ़े, दोनों ट्रक की साइड से निकले। उन्होंने सामने जाकर कार रोकी। अभय ने गर्दन मोड़कर देखा, ट्रक रुक गया था क्योंकि उन्होंने उसके टायर पंचर कर दिए थे। अभय ने का टर्न की तेजी से उन लोगों की तरफ आया। शिवांश, मेघ, आकाश सब वही थे। शिवांश उन आदमियों पर गन पॉइंट किए खड़ा था। उसने कहा, जाओ चेक करो। अभय फुर्ती से ट्रक की तरफ बढ़ा। वहां और लोग आ चुके थे जो अभय और बाकी सबको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अभय ने अपने सामने खड़े आदमी के माथे के बीचों बीच गोली मार उसे अपने रास्ते से हटाते हुए ट्रक का दरवाजा खोला। उसका दिल धक से कर गया। इमारा उसे कहीं नहीं दिखी थी, वो यहाँ नहीं थी क्या। टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से चैप्टर लेटा है 95 इमारा बीइंग अफ्रेड ऑफ अभय। अब आगे अभय बुरी तरह घबरा गया था। वो आगे बढ़कर उन सारे बच्चों में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। एक पल को उसका दिल पूरी तरीके से धड़कने लगा था। अभय ने आवाज दी, इम्मू इम्मू मेरी जान। बाहर से लगातार गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। यकीनन उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया था और कुछ देर में यहाँ से बच्चों को निकालना बहुत ही मुश्किल हो सकता था। अभय ने इमारा को आवाज दी, तभी इमारा की आवाज आई, डड्डा। अभय ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके उस एक तरफ कोने में देखा तो इमारा किसी बच्चे की गोदी में बुरी तरीके से डूबकी हुई थी।
वो सारे बच्चे ऐसे आवाजों से डर चुके थे। अभय जल्दी से आगे बढ़कर आया, उसने उस लड़के की गोद से लगभग इमारा को छीना अपने सीने से लगा लिया। अपनी बेटी को देखकर अभय बता नहीं सकता था कि कदर वो सुकून में था। अभय ने इमारा के माथे को चूमते हुए अभय ने उसके चेहरे को चूमा, फिर उसे खुद से दूर करके देखा। इम्मू, मेरी जान, आप ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी? इमारा बहुत बुरी तरीके से सिसकने लगे। उसने अभय के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, दादा, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये सुनकर अभय ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, हाँ हाँ, हम यहाँ से चलते हैं। अभय को देखकर बाकी सारे बच्चे रोने लगे, वो भी अपने अपने मम्मी पापा के पास जाने को बोल रहे थे। अभय ने उन सबको देखा, इमारा को गोद में ले आए हुए बोला, परेशान मत हो, आप सब अपने अपने माँ बाप के पास पहुंचेंगे। इमारा को लेकर अभय जाने लगा। अभय के कंधे पर सिर रखे इमारा ने उस लड़के को देखा जो मुस्कुराते हुए इमारा को देख रहा था। इमारा ने कहा, डड्डा डड्डा, वो उसे भी ले चलो। इमारा की बात पर अभय ने पलट कर देखा। सब बच्चों को देखते हुए समझ में नहीं आया इमारा किसके लिए कह रही है। फिर भी अभय ने इमारा को शांत करते हुए कहा, हाँ, हम इन सबको इनके घर पहुंचा देंगे, आप परेशान ना हो। अभय इमारा को लेकर ट्रक से नीचे आया। इन आवाजों को सुनकर इमारा बुरी तरीके से अभय के सीने में छिप गई। वो बहुत ही डर रही थी। इमारा ने सिर घुमाकर आसपास देखा, वहां का नजारा बहुत ही खौफनाक था। अभय को देखते हुए गिरीश ने उसे आवाज दी, अभय, नीचे हटो। अभय जैसे ही नीचे झुका, उसके सिर के ऊपर से तेज गोली जाकर पीछे ट्रक में लगी। सारे बच्चे चीख पड़े। इमारा बुरी तरीके से डर रही थी। अभय ने इमारा को एक गार्ड के गोद में दिया और उसके आसपास कुछ आदमियों को खड़े करते हुए बोला, बस यहीं रहना, मेरी बच्ची को एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। उन लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। अभय आगे बढ़ गया, एक गार्ड के हाथ से गन ली, सामने बिना देखे फायर करने लगा। आसपास बहुत लोग थे। रुद्रम तो किसी जानवर की तरह उन सबको कुचल रहा था। वो बहुत बड़ी गैंग थी। शिवांश भी उन सबके साथ था। कुछ ही देर में वहां बहुत ही शांति हो गई। इमारा ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढका हुआ था। उसने उंगलियों के बीच से देखा तो उसे किसी के चेहरे पर खून, किसी की व्हाइट शर्ट फोन से रंगी हुई, किसी के हाथों से खून की बूंदें टपकती हुई दिखी। इमारा बुरी तरह चीखने लगी। अभय ने सिर घुमाकर उसे देखा, इमारा के पास आया, लेकिन इमारा उसे खुद से दूर रहने को बोल रही थी। वो बुरी तरीके से चीख रही थी। उसका इस तरह पैनिक करना अभय को समझ नहीं आया। अभय खुद इस स्टेज में नहीं था कि कुछ समझ पाए। शिवांश ने अभय को देखते हुए कहा, अभय, उससे दूर रहो, वो डर रही है। अभय ने हाँ में सिर हिलाया। वही सारे बच्चे को ट्रक से बाहर निकाल लिया था। उस लड़के ने जैसे ही इमारा को रोते हुए देखा, वो भागते हुए उस गार्ड के पास आया और इमारा के पैर को पकड़ते हुए बोला, रोजी रोजी, तुम क्यों रो रही हो? इमारा ने उस लड़के की तरफ अपने हाथ फैला दिया। अभय ने ये देखकर गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने उस लड़के की गोद में इमारा को दे दिया। इमारा उसके कंधे से लग सिसकती हुई बोली, ये खून है, यहाँ खून है। अब उस लड़के ने इमारा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो उस नन्ही सी जान के लिए डराने के लिए बहुत था। इमारा बुरी तरीके से डर चुकी थी। अगले ही पल वो उस लड़के की गोद में बेहोश हो गई। इमारा को बेहोश देखकर अभय घबरा गया। वो भागते हुए उसके पास आया। इमारा को गोद में लेकर वहां से जाते हुए बोला, मुझे मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अभय इमारा को वहां से लेकर चला गया। वो लड़का सा इमारा को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद वहां शिवाय पुलिस फोर्स के साथ आया। वो बचे हुए लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। शिवांश वहीं पर मौजूद था, लेकिन वहां आसपास एक भी ऐसा निशान नहीं दिख रहा था कि जिससे पता लगे कि कुछ देर पहले वहां क्या हुआ था। जितना खौफनाक मंजर पहले था, वहां उसका 1% भी नहीं बचा था। शिवाय ने शिवांश को देखते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लोग चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं। फुटपाथ और गरीब झुग्गी झुग्गियों के बच्चों के साथ अब बड़े लोगों के बच्चे भी खतरे में हैं। इस पर शिवांश ने कहा, शिवाय प्रताप सिंह, ये सब तुम्हारी भांजी को किडनैप करने के लिए किया गया था। अच्छे को मेरी बेटी किडनैप नहीं हुई, लेकिन जो किडनैप हुई थी वो भी मेरी बेटी के जैसे ही है। जल्द से जल्द इन लोगों का पता लगा लिया जाए। शिवाय ने हाँ में सिर हिलाया। हवलदार से बोला, बाकी बच्चों के माँ बाप तक इन्फॉर्म कर दो, जिन्हें एड्रेस पता है उन्हें उनके घर पहुंचा दो, उनसे पूछो, सबके बयान लो यहाँ पर हुआ क्या था। शिवांशन हंसते हुए कहा, रियली ये बच्चे बताएंगे, देख रहे हो ये कितने डरे हुए हैं। शिवाय ने उसे देखते हुए कहा, फिर भी हमारा काम है और ये हमें करना ही है। उसकी नजर उस 10 साल के बच्चे पर गई। उसने देखा बहुत शांति से अलग एक कोने में खड़ा हुआ था, जैसे उसे किसी से मतलब ही नहीं हो। शिवाय उसके पास बढ़ गया। शिवांश वहां से अपनी कार में बैठकर निकल गया। उसके कुछ आदमी अभी भी वहीं थे। शिवाय उस लड़के के पास आया। शिवाय ने उसके सिर पर हाथ रखा। उस लड़के ने सिर उठाकर शिवाय को देखा। शिवाय ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? इस पर उस लड़के ने कहा, कोई नाम नहीं है। कहाँ रहते हो? शिवाय ने पूछा। मैं रोड पर रहता हूँ, उस लड़के ने जवाब दिया। शिवाय को बहुत ही बुरा लगा। उसने अगले ही पल शिवाय ने उस लड़के को अपने करीब कर अपने गले से लगा लिया। वो बस शिवाय की कमर तक ही आ रहा था। उसने भी शिवाय के कमर के आसपास हाथ रखते हुए कहा, मुझे जाना है। इस पर शिवाय ने कहा, कहाँ जाओगे? उस लड़के ने कहा, जहाँ मैं रहता हूँ। शिवाय ने कहा, अभी तुम्हें हमारे साथ वहाँ पुलिस स्टेशन जाना है। उस लड़के ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन इमारा वीनू की गोद में थी। वो सब पैलेस में ही रुके हुए थे, क्योंकि इमारा उस हादसे से उभर नहीं पा रही थी। जो उसने देखा था वो उसे भूल नहीं पा रही थी। तारा भी उसके पास ही बैठी थी। इमारा वीनू के सीने में सिर छुपाई हुई थी। अभय उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, इम्मू गुड़िया मेरे पास आओ, मुझे देखो। इमारा नामे सिर हिलाने लगी। जब शिवांश अभय इमारा के पास आए, शिवांश ने इमारा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रानी बिटिया इधर देखो, आप बड़े पापा से बात नहीं करेंगे। इस पर इमारा बहुत तेज तेज रोने लगी। उसने कहा, नहीं नहीं, ये गंदे हैं, इनके हाथ रेड हैं। उसको ऐसे रोते हुए देखकर बीनू ने शिवांश और अभय को देखा। उसने जो उन लोगों का रूप देखा था, उसके दिल से उनका डर निकल ही नहीं रहा था। अभय इमारा को ऐसे परेशान होते देखकर शिवांश ने अभय का हाथ पकड़ा, उसे पीछे किया और बोला, अभी उसे शांत रहने दो, उसके पास जाओगे तो वो तुमसे और डर जाएगी। अभय की आंखें भर आई। उसने कहा, क्या हो रहा है? मेरी बेटी मुझसे डर रही है, मेरे पास नहीं आ रही है। मैं उसे अपने सीने से लगाकर शांत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे देख भी नहीं सकता, उसके पास भी नहीं जा सकता।
ये बोलते हुए अभय शिवांश के गले से लग गया। शिवांश ने अभय की पीठ को थपथपाते हुए कहा, अभी उसे वक्त दो, वो संभल जाएगी, उसके पास उसकी माँ, बड़ी माँ है, सब ठीक हो जाएगा। तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, उस वजह को ढूंढो जिस वजह से ये हुआ है। शिवांश की बात सुनकर अभय ने हाँ में सिर हिलाया। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, जिसने ये किया है उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। बोलते हुए अभय की आवाज बेहद सर्द थी, आंखें गुस्से से उबल रही थी। अभय वहां से तेज कदमों से चला गया। शिवाय अपने केबिन में था, तभी वहां पर हवलदार आया को सल्यूट करते हुए उसने कहा, सर सारे बच्चों को पहुंचा दिया गया, बस एक बच्चा बचा है। उसे देखकर शिवाय ने कहा, लेकिन उसे क्यों नहीं पहुंचाया, वो क्यों रह गया है? उस पर उस हवलदार ने कहा, सर उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो कल से यहीं है। उस हवलदार की बात सुनकर शिवाय उसे देखने लगा। उसने कहा, फिर क्या? फिर उसे जहां रहता है वहां छोड़ दो। उस पर हवलदार ने कहा, सर ऊपर से ऑर्डर है, किसी भी बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। शिवाय कुछ देर तक सोचता रहा। उसने कहा, उस बच्चे को अंदर भेजो। हवलदार हाँ कहकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो बच्चे के साथ अंदर आया। शिवाय ने देखा वो वही बच्चा था जिससे कल शिवाय ने बात की थी। वो बहुत समझदार था। शिवाय उठकर उसके पास आया, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठाते हुए बोला, तुम जानते हो हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम्हारा कोई घर भी नहीं है। क्या तुम बता सकते हो कोई तुम्हारा रिश्तेदार है जिसके घर तुम रह सको? उस पर उस लड़के ने कहा, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। शिवाय बहुत गौर से उसके एक्सप्रेशन देख रहा था। शिवाय ने कहा, अच्छा तो फिर हम तुम्हें कहाँ छोड़ सकते हैं? उस लड़के ने कहा, मुझे बस यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। शिवाय ने कहा, ये हमें ऑर्डर नहीं है, हमें तुम्हें किसी सेफ जगह छोड़ना है। इस पर उस लड़के ने सिर झुका लिया। वो वैसे ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने सिर उठाकर पूछा, एक बात पूछूं? उसकी मासूमियत को देखकर शिवाय ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ पूछो। उसके बिखरे बालों को ठीक करने लगा। शिवाय की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, पुलिस कैसे बनते हैं? शिवाय ने अपना हाथ रोककर उसे देखा, उससे बोला, क्यों? उस लड़के ने कहा, मुझे भी पुलिस बनना है। इस पर शिवाय ने कहा, इसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी होगी, स्कूल जाना होगा और एक बहुत ही मुश्किल परीक्षा देनी होगी। उसके बाद तुम ये कर पाओगे। उस लड़के ने कहा, लेकिन मैं तो स्कूल नहीं जाता हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। शिवाय कुछ सोच रहा था। उसने लड़के का हाथ थामते हुए कहा, मेरे साथ आओ। रात। शिवांश वीनू की गोद में सिर रखे बालकनी में लेटा था। वीनू ने शिवांश के बालों में हाथ घुमाते कहा, अगर उस दिन मैं अंशु को लेकर पार्क जाती तब ये हालत मेरी बच्ची की होती। शिवांश ने वीनू के हाथ को थामते हुए कहा, नहीं होती। मेरी सिक्योरिटी इतनी लापरवाह नहीं है, मैंने अरेंजमेंट की है, ना पार्क में कोई होता ना मेरी बेटी के आसपास कोई जा सकता है। वीनू ने कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये सब उस नन्ही सी जान के दिल में न रह जाए। बहुत डरी हुई है, जरा जरा आवाज पर चौंक जा रही है। अभय को देखते ही रोने लगती। गिरीश को देखकर तो कल सोफे से उठकर भागने लगी थी, अगर गिर जाती तब क्या होता। वो वहां वंश खड़े थे, उन्होंने संभाल लिया। शिवांश ने कहा, ठीक हो जाएगी, परेशान न हो। उसने वीनू की हथेली को अपने होठों से छुआ, तब वीनू ने झुरझुरी लेते हुए शिवांश को देखा। वीनू के चेहरे की बदलती रंगत पर शिवांश मुस्कुराने लगा। क्या होता है तुम्हें, पहली बार नहीं करता मैं हर बार इस तरह? वीनू ने दूसरी तरफ चेहरा करते हुए कहा, मुझे यही फील होता है जैसे अपने पहली बार छुआ है। सच में पागल हो तुम। वीनू ने सिर झुकाकर गुस्से से शिवांश को घूरा, तब शिवांश ने वीनू की चिन पर किस किया। वीनू शर्मा गई। शिवांश बोला, कुछ कहो। वीनू ने शिवांश के कंधों पर हाथ रखकर कहा, बस दूर रहे, मुझे बात ही नहीं करनी है। वीनू को गुस्से होते देख शिवांश उसके फूले गालों को खींचता हुआ हंसने लगा। वीनू बुरी तरह चिढ़ गई। शिवाय सुहानी को सुलाकर रूम में आया। हानी रोते रोते सोई थी। शिवाय ने उसे कनक की गोद से लिया। क्या हुआ, क्यों रो रही है? कनक ने बेड पर आते हुए कहा, वही ऋषु से लड़कर वही जिद कर रही है जो हमेशा करती है। शिवाय ने हानी को बेड पर लिटाया, उसके गालों को चूमते हुए बोला, बहुत शैतान है ये। शिवाय हानी के पास लेटा। कनक दूसरी तरफ से आकर शिवाय के ऊपर लेट गई। शिवाय ने आईब्राउ रेज कर कनक को देखा। कनक ने शिवाय की चीख को बाइट करते हुए बोली, सारा प्यार बेटी के लिए ही है, बीवी को भूल रहे हो। शिवाय ने कनक के गालों को चूमते हुए कहा, जब बीवी को प्यार करता हूं तब मेरी बीवी रोने लगती है। कनक ने मुंह बनाया, बस वही पूछ लो, बस ठरकीपन अच्छे से दिखा लो। कनक की बात पर शिवाय ने उसके होठों को अपने होठों में लिए कहा, अब हम अपना ठरकीपन दिखाते हैं। कनक ने शिवाय के सीने पर हाथ रखते उसे दूर किया, अपना चेहरा शिवाय के सीने में छिपा लिया। उसकी हरकत पर शिवाय हंसने लगा। उसने कनक के सिर पर चिन टिकाते हुए कहा, गुड़िया कितना बुरा होता है न जिसके सिर पर माँ बाप का साया न हो, कैसे रहता होगा। कनक ने सिर उठाकर शिवाय को देखा, क्या हुआ है? शिवाय उसे कुछ बचाता उससे पहले शिवाय का फोन रिंग किया। कनक ने गुस्से से शिवाय के फोन को देखा। शिवाय ने कॉल रिसीव की। हेलो सर, वहाँ आरफेंज में आग लग गई है। व्हाट, कैसे? चल 96 ड्रोना। शिवाय प्रताप सिंह एच। अब आगे। शिवाय जल्दी से उठकर अपने कपड़े बदल जा रहा था। कनक बस उसे जाते हुए देख रही थी। कनक ने कहा, क्या हुआ है? इतने परेशान होकर कहाँ जा रहे हो? शिवाय ने कनक के पास आकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप सो जाएं, हमें कुछ वक्त लगेगा, एक जरूरी काम है, आते हैं। कनक ने कुछ नहीं कहा। शिवाय रूम से चला गया। कनक उसे छोड़ने बाहर तक आई। वीनू शिवांश के साथ थी। शिवांश वीनू के सीने से सिर लगाए बड़े आराम से सो रहा था। वीनू एक बुक पढ़ते हुए उसके बालों को सहला रही थी। उसने साइड में देखा, सॉफ्टी शिवांश की उंगली पकड़े हुए गहरी नींद में सो रही थी। वीनू को आवाज आई, मीमा। वीनू ने बेड पर देखा, ऋषु उठकर बैठा। अक्सर वो आधी रात को उठ जाता था, ऐसे ही वीनू को आवाज देता। वीनू कुछ कहती उससे पहले ऋषु आकर शिवांश की पीठ पर लेटते हुए गहरी नींद में चला गया। ये उसका हर रोज का था। वीनू ने दोनों बाप बेटे के माथे को चूमते हुए कहा, मेरी जान। शिवांश ने वीनू के चेस्ट में फेस रब किया, वापस सो गया। वीनू बड़े प्यार से उसे निहार रही थी। ऐसा बहुत कम होता था शिवांश इस तरह बेफिक्र होकर सो जाए, वरना कोई ना कोई काम इसे लगा ही रहता था। इतना वर्कहॉलिक था वीनू, उससे झगड़ जाती थी उसके आराम के लिए। वीनू शिवांश के गालों को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते हुए उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। इस वक्त उसके जेहन में शिवांश और उसकी वो अनगिनत पल चल रहे थे जो उसके लिए बेहद कीमती थे। उन्होंने साथ में गुजारे थे। वीनू शिवांश के माथे पर बिखरे बालों को एक एक कर उंगलियों से हटाते हुए कहा, सोचा नहीं था जिस इंसान से मैं इतना दूर भागती थी वो इस कदर मेरे करीब होगा। क्या सोचती थी मैं कि आप और मैं जमीन और आसमान हैं।
आप वो आसमान है जिस घर में जमीन पर खड़ी होकर सिर उठाकर देख सकती हूँ, लेकिन कभी उसे तक पहुँचने की उम्मीद भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं गलत थी। आप तो ना जाने कब से मुझे अपने दिल में बसाए बैठे, एक बार भी आपने जिक्र क्यों नहीं किया? अगर आप कह देते तो शायद मैं उस पल इतनी खुश होती जितनी खुश मैं आपके इजहार पर हुई थी। वीनू ने शिवांश के उस प्यारे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए शिवांश के माथे को चूम लिया, फिर उसके दोनों गालों को बोली, कभी कभी मुझे आप बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। नहीं नहीं, हमेशा आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे आप पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। वीनू ने शिवांश के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके माथे को चूम लिया, फिर उसके दोनों गालों को उसके नाक पर किस करते हुए बोले, सच में मन करता है हमेशा बस आपको इस तरह अपने पास रखूं। शिवांश वीनू को कमर से पकड़कर उसे अपने पास कर बोला, बस मैं तो ऐसे ही तुम्हारे पास रहूंगा। अब तुम भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर अपनी पलटन को स्कूल भेजना है। वीनू ने आंखें बड़ी कर शिवांश को गहरी नजर से देखा, आप कब से जाग रहे हैं? इस पर शिवांश ने कहा, जब से तुम मुझ पर अपने इन मीठे शब्दों से बार कर रही हो। समझ लो, मैं घायल हो चुका हूँ। अगर तुम कुछ देर और जागती रही, फिर सारी रात तुम्हें ऐसे ही जागना पड़ेगा। वीनू ने शिवांश के बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपके साथ मैं सारी जिंदगी खुली आंखों से ही रहना चाहती हूँ। शिवांश ने कहा, बहुत शायराना अंदाज हो रहा है तुम्हारा। वीनू ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अच्छा, मुझे नींद आ रही है। शिवांश ने कहा, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें सोने देने का नहीं है। वीनू ने सिर उठाकर शिवांश को देखा, आप अब क्या करेंगे? इस पर शिवांश बस स्मर्क करते हुए वीनू देखता रहा। शिवाय इस वक्त उस अनाथालय के सामने खड़ा था, जहाँ वो उस लड़के को छोड़कर गया था। वो अनाथालय बुरी तरीके से आग में दहक रहा था। बच्चों को आग से बाहर निकाल लिया गया था। फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, लेकिन फिर भी आग बहुत भयानक लगी थी। शिवाय से वहाँ पूछताछ कर रहा था। उसने वहाँ के केयरटेकर से पूछती हुई कहा, ये आग कैसे लगी? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? उस केयरटेकर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सर, पता नहीं कैसे लगी है, लेकिन अभी बस 2 बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। इस पर शिवाय से हैरानी से उसे देखते हुए कहा, 2 बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, तुम इतने आराम से बता रहे हो? उस केयरटेकर ने कहा, लोग उन्हें बचाने गए हुए हैं अंदर। उस पर एक हवलदार अपने गोद में छोटे बच्चे को लाते हुए बोला, सर, अंदर एक लड़का रह गया है। ये वही लड़का है जिसे हम कल छोड़कर गए थे। सुनते ही शिवाय अंदर की तरफ भागा, अपनी जान की परवाह न करते हुए उस आग में कूद गया। अंदर अपने मुंह पर कपड़ा बांधती हुए शिवाय ने देखा, वहां हर तरफ धुंध थी, जलने की बदबू आ रही थी। आग बहुत ही भयानक लगी थी, लेकिन जिस तरफ वो बच्चा था उस तरफ आग अभी इतनी नहीं दहक रही थी। शिवाय तेज तेज कदमों से उस बच्चे की तरफ गया। उसने देखा वो एक बेड के नीचे बेहोश पड़ा था। उसे देखते हुए शिवाय ने उसे आवाज देनी चाहिए। शिवाय तेज कदमों से उसके पास भाग, उसने बेड के नीचे से उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, सुनो, उठो उठो, लेकिन उस बच्चे ने कोई रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर बाद शिवाय उसे लेकर बाहर आया, उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी। सब बच्चे उसे घेर कर खड़े हुए थे। शिवाय ने उन्हें दूर किया, उस बच्चे को देखा, उसकी पलकें हिल रही थी। शिवाय ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, उठो, आंखें खोलो, क्या तुम ठीक हो? उस लड़के ने आंखें खोलकर शिवाय को देखा। शिवाय ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम ठीक हो? उसने शिवाय के हाथ पर अपना हाथ रखा, पलकें झपकाते हुए शिवाय से कहा, क्या मैं जिंदा हूँ? उसके इस सवाल पर शिवाय का दिल बुरी तरीके से दुख, उसे बहुत बुरा लगा। एक बच्चे का ये कहना बहुत ही दिल दहला देने वाला था, उसका वो मासूम चेहरा, लेकिन वो उम्मीद खाली आंखें। शिवाय के चेहरे पर भाव बिगड़ गए। उसने अपनी आंखों में आई नमी को पलकें झपकाते हुए आंखों में ही छिपा लिया। शिवाय को भी वक्त याद आ रहा था जब उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो इसी तरह बुखार से तड़प रहा था, लेकिन उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं था। उस वक्त जब उसके दादा ने शिवाय का इलाज करवाया था, शिवाय ने बेहोशी से निकलकर आंखें खोली थी। उसने सबसे पहले यही सवाल किया था, क्या मैं जिंदा हूँ? आज फिर से किसी के मुंह से वही सवाल सुनकर शिवाय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में कुछ चुभा दिया है। शिवाय कुछ पल उसको देखता रहा, फिर उसने उस लड़के को अपनी गोद में उठा लिया। हवलदार को देखते हुए बोला, सारा अरेंज करो। वो लड़का शिवाय के चेहरे को देख रहा था। उसने शिवाय को देखते हुए कहा, क्या मैं जाऊं? शिवाय ने उसके हाथ को अपने होठों से लगा लिया, फिर उस बच्चे के माथे को चूमा, लेकिन शिवाय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे वैसे ही गोद में लिए अपनी कार तक लेकर आया। उसे सीट पर बिठाते हुए सीट बेल्ट लगाकर शिवाय ने अपना फोन निकालकर कार का दरवाजा बंद करते हुए किसी को फोन लगाया। कुछ रिंग्स के बाद ही कॉल रिसीव हुई। उधर से कनक की नींद भरी आवाज आई, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अभी तक आए नहीं? उस पर शिवाय ने कहा, हम एक फैसला करना चाहते हैं। कनक कुछ पल खामोश रही। ठीक है, आप कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वही फैसले लीजिए। कनक की बात सुनकर शिवाय ने कहा, क्या आप हम पर भरोसा करेंगी? कनक ने कहा, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। तुम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। और शायद मैं जानती हूँ तुम क्या करने वाले हैं। बस जल्दी आना, अगर तुम्हारी बेटी नींद से उठ गई फिर वो तुमको कोई आवाज देगी। शिवाय ने कनक की बात सुनकर कहा, ठीक है, हम आते हैं। थैंक यू, हम पर इतना भरोसा और हमसे इतना प्यार करने के लिए। इस पर कनक ने थोड़ा इतराते हुए कहा, आपको मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई कर ही नहीं सकता है। शिवाय ने कनक को बाय बोलकर वापस कार में आकर कार स्टार्ट करते हुए कहा, हम दोपहर तक घर पहुंचेंगे, क्या तुम्हें भूख लगी है? उस लड़के ने शिवाय के चेहरे को देखा, फिर अपने पेट पर हाथ लगाया, ना में सिर हिला दिया। उसके चेहरा मोड़ने पर शिवाय को उस लड़के के चेहरे पर बने उंगलियों के निशान दिखे। शिवाय ने उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, ये तुम्हें किसी ने मारा है? क्या तुम्हें अनाथालय में खाना दिया था? उस लड़के ने ना में सिर हिलाया और सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, एक और उन पर बोझ आ गया है, उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया था। शिवाय के चेहरे पर बेहद गुस्सा दिख रहा था, उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसने कहा, कोई बात नहीं, अभी हम अच्छे से रेस्तरां में चलकर तुम्हें तुम्हारा फेवरेट खाना खिलाते हैं। शिवाय उस लड़के के साथ वहां से चला गया। सुबह पैलेस में मिस्टी अपनी दोनों बेटियों के साथ आई थी। बरखा भी बेद के साथ आई थी। सब इमारा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, उसे थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमारा किसी से बात नहीं कर रही थी। रुद्रानी इमारा के पास आई, उसका हाथ थामते हुए बोली, तुम मेरे साथ खेलोगी? उसकी तोतली आवाज को सुनकर भी इमारा ने उसे अपना हाथ छुड़ा लिया।
हानि इमारा के पास आकर खड़ी हुई, उसने आरंभ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा भाई बहुत बुरा है, उसने मेरे बाल खींचे। इमारा ने आरंभ को देखा, फिर वापस तारा के सीने में सिर छुपा लिया। इस पर रुद्रानी ने इमारा का हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ खींचते हुए कहा, जो रुद्रानी कह देती है उसे सबको करना ही पड़ता है। चलो तुम मेरे साथ खेलोगी। हानि ने भी इमारा का दूसरा हाथ पकड़ लिया, वो इमारा को लेकर वहां से गार्डन की तरफ आ गए। पीछे पीछे बाकी सारे बच्चे आ गए। वीनू ने तारा को हल्के झपकों का शांत रहने का इशारा किया, उसे बोली, हो सकता है बच्चों के साथ घुल मिलकर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसका डर कम हो। अब 2 दिन हो गए हैं, अगर ऐसे ही रहा तब ये डर उसके दिल में बैठ जाएगा, जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बरखा बोली, बेद जाकर देखो, बाकी सारे बच्चों का तुम्हें ख्याल रखना है, तुम उनके बड़े भाई हो। बेद ने हाँ में सिर हिलाया, भागता हुआ गार्डन में चला गया। इमारा उन्हें जाते हुए देखकर वीनू, तारा और बाकी सब भी उनके पीछे आ गए, बस वो बच्चों से कुछ दूरी पर बैठे हुए उन्हें देख रहे थे। आरंभ हानि के पास से गुजरा, उसने हानि की चोटी खींच ली। हानि ने बुरी तरह घूरकर आरंभ को देखा, इस पर आरंभ ने उसे आंखें दिखाई। हानि ने डरते हुए अपनी गर्दन झुका ली। इमारा के साथ खेल रही रुद्रानी इमारा से बातें कर रही थी, इमारा उसके जवाब दे रही थी। अभय भी वहां पर आ गया था, वंश भी। वंश को देखकर वीनू ने कहा, वंश आप गए नहीं अभी तक? वंश ने अपनी परेशान आवाज में कहा, नहीं भाभी, मन नहीं हो रहा, मैंने कैंसिल कर दिया। पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है। पीहू वंश को देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वंश वहीं बैठते हुए बोला, पता नहीं। वंश ने कहा, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वीनू ने उसे अपने साथ बिठाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, आप ज्यादा सोचे नहीं। वो सब बात कर रहे थे कि उन्हें इमारा के खिलखिलाने की आवाज आई। सबने एक साथ मोड़कर देखा, इमारा रुद्रानी ख्वाहिश के बीच बैठी हंस रही थी। हानि अपने कमर पर हाथ रखे आंखें बड़ी किए इमारा को घूर रही थी। अभय अपनी बेटी को ऐसे देखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, बस वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। तारा ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, अब परेशान होना बंद करें। बरखा ने कहा, हम सब शाम को यहीं से चलते हैं। आखिर शिवाय ने पहली बार हमारी दावत की है, हम सबको इनवाइट किया है, सबको आने के साथ धमकी भी दी है कि अगर कोई नहीं आया तब अच्छा नहीं होगा। वीनू ने हंसते हुए कहा, ये पहली बार हुआ है जब भाई ने ऐसे धमकी देकर सबसे अपनी बात मनवाने की कोशिश की है। शिवांश ने आते हुए कहा, और ये तुम्हारे भाई पर बिल्कुल सूट नहीं करता है। वीनू बोली, आप तो मेरे भाई के ही पीछे पड़े रहते हैं। मुंह बनाकर शिवांश को देखा। कुछ घंटे बाद सब शिवाय के घर पर मौजूद थे। इस वक्त वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शादी का फंक्शन हो। घर को भी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। नौकर इधर उधर भागते हुए डिनर का अरेंजमेंट कर रहे थे। कुछ ही देर में शिवाय कनक और हानि के साथ अपने रूम से बाहर आया। वो सब अच्छे से रेडी हुए थे। जैसे देखते हुए अभय ने कहा, ये क्या कोई गुड न्यूज देने वाला है? फिर से तो बाप नहीं बन रहा। इस पर शिवांश ने उसके पेट में कोनी मारते हुए कहा, सीधे बैठ जाओ, दोबारा मेरे कंधे पर झुके, तुम जानते हो अंजाम क्या होगा। शिवांश की धमकी भरी आवाज सुनकर अभय सीधे बैठ गया। शिवाय ने अपनी हेड चेयर के पास आते हुए कहा, आप सबका इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस हम आपको किसी से मिलवाना चाहते थे जो हमारे लिए बेहद खास है, हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। मेघ ने कहा, क्या तुम फिर से गुड न्यूज देने वाले हो? वर्षा ने मेघ को घूरते हुए, गुड न्यूज भाई नहीं, कनक देगी, बताओ क्या गुड न्यूज है? इस पर कनक ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जजो देंगे यही बताएंगे। शिवाय ने सबको देखते हुए कहा, हम आप सबको हमारे बेटे से मिलवाना चाहते हैं, जो हमारे परिवार का बहुत खास हिस्सा बना है। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वंश ने कहा, कल मिलकर गया था कनक, दी नॉर्मल ही थी, एक दिन में बेटा कहाँ से आ गया? आप दोनों कितने फास्ट हैं। कनक ने शिवाय के सिर पर मारा, उसे चुप रहने का इशारा किया। ध्रुव ने कहा, आपका बेटा? शिवाय ने कहा, हाँ हमारा बेटा, द्रोणा शिवाय प्रताप सिंह। YouTube चैनल लिंक https skeptical smiley face www.youtube.com/@fictionalworld BAISA सुकून सीजन 2 अब जाने जहां https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/29 abba 2 bb217414154 the 202C3CA963 by 844063 व्यूज कम क्यों हो रहे हैं? क्या स्टोरी बोरिंग हो रही? क्या कमी है BTN? मुझे मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। एज एंगेजमेंट लो हुई, नॉवल बैंड हो जाएगी, नेक्स्ट चैप्टर 1 के व्यूज पर हाई आएगा। 97 आई वांट टू बी ए हाउसवाइफ डॉट। अब आगे। शिवाय ने द्रोणा का हाथ थामते हुए उसे अपनी हेड चेयर पर बिठाया। उसने द्रोणा के कंधे पर हाथ रख कर सबके तरफ देखा जो उसे हैरान नजरों से देख रहे थे। शिवाय ने शांत आवाज में कहा, ये हमारे बेटे हैं, द्रोणा शिवाय प्रताप सिंह। आज हम आप सबकी इनसे ही मिलवाना चाहते थे। अनिका ने हैरानी से शिवाय की देखा, फिर द्रोणा को। उन्होंने कहा, आपका बेटा कैसे? मतलब अपने? ये सुनकर शिवाय ने कहा, जी हमने उन्हें अडॉप्ट किया है, लेकिन ये बात आज यही खत्म हो जाएगी। आज से ये हमारी फैमिली का हिस्सा, हमारे बड़े बेटे हमारी बेटी के बड़े भाई और इस घर के वारिस है। अनिका ने कनक को देखा, फिर ध्रुव को। ध्रुव ने कहा, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। शिवाय ने हमें सिर हिलाते हुए कहा, उम्मीद है जिस तरह आप लोगों ने हमारे बेटी हानिया की प्यार दिया है उस तरह ही हमारे बेटे को इज्जत और प्यार देंगे। ध्रुव ने कनक को देखा, क्योंकि वो एक अटेंशन सीकर थी, उसे सबका प्यार खुद के लिए चाहिए होता था। ध्रुव की नजरों की खुद पर महसूस कर कनक मुस्कुराकर द्रोणा के दूसरी तरफ आई। उसने द्रोणा के हाथ की थाम कर उसके माथे को चूमा। डैड मेरा बेटा है ये। इस बात पर ध्रुव मुस्कुरा दिए। उन्हें अपना एक और फैसला सही साबित होते हुए दिखा था। शिवाय और कनक की शादी की खत्म न करना वो चाहते थे, उनकी बेटी बदल जाए। शिवाय के साथ रहते हुए कनक पूरी तरह से बदल गई थी। उसमें कोई ईगो नहीं था, बल्कि वो ममता से भरपूर थी। जिद, गुस्सा सब प्यार में बदल चुका था। उसका सेल्फिश होना अब कह करने में बदल चुका था। कनक ने द्रोणा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे मेरा बेटा मिल गया। वैसे भी मेरी बेटी हर वक्त अपने बाप से चिपकी रहती है, मैं अकेली ही रह जाती हूँ। अब मेरा बेटा आ गया, अब आएगा मजा। कनक के एक्सप्रेशन देखकर सबने कहा, लगता है शिवाय की नाक में दम करने वाली हो। कनक ने खिलखिलाते हुए कहा, बिल्कुल, अब डेढ़ तक रोज मेरी शिकायतें पहुंचने वाली हैं। शिवाय उनकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। शिवाय ने द्रोणा को देखा जो शिवाय की आस्तीन खींच रहा था। शिवाय ने सिर झुकाकर उसे देखा। द्रोणा को ऐसे घबराए हुए देखकर शिवाय ने कहा, क्या हुआ है, आप इस तरह डर क्यों रहे हैं?
द्रोणा ने लगभग रोते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले चलें। शिवाय ने द्रोणा को सीने से लगाते हुए कहा, न बच्चे रोते नहीं है, आप घबरा क्यों रहे हैं। द्रोणा की कभी इतने लोगों के बीच रहने की आदत नहीं थी, वो अभी बच्चा ही था, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रिएक्ट करे, उसे परिवार प्यार की आदत नहीं थी, न कभी मिला था। शिवाय ने कनक को देखते हुए उसे द्रोणा को संभालने को कहा। कनक ने द्रोणा को अपने पास कर अपने पल्लू से उसका चेहरा साफ किया। दी, आपको अपनी मॉम के फैमिली से नहीं मिलना है। द्रोणा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कनक को देख रहा था। शिवाय के हाथ को अभी भी द्रोण ने कसकर थामा हुआ था। शिवाय ने द्रोणा का हाथ थाम उसे अपने साथ खड़ा करते हुए कहा, हम आपको आपके परिवार से मिलाते हैं। द्रोणा शिवाय को देखने लगा। शिवाय उसका हाथ थाम कर उसे वीनू के सामने लाया। ये है आपकी बुआ। द्रोणा ने वीनू की देखा। वीनू ने द्रोणा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत प्यारे हैं आप, आपका नाम भी बहुत प्यारा है। इस पर द्रोणा ने कहा, इन्होंने दिया है। वीनू ने द्रोणा के सिर को सहलाते हुए कहा, इन्होंने क्यों बोल रहे हो, पापा है तुम्हारे, पापा बोले। अचानक द्रोणा की आंखें भर आई, उसने सिर झुका लिया। उसने दूर से बस कई बच्चों को उनके पापा के साथ देखा था, उन्हें खुश देखा था, उसे कभी उम्मीद नहीं थी ये नाम उसे मिलेगा। शिवाय द्रोणा के सामने घुटनों पर बैठ उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, हमारी जान आप रोते क्यों हैं, आपको जो अच्छा लगता है उस तरह हमें पुकारे, डैड पापा बाबा जो अच्छा लगे। द्रोणा बड़े गौर से उसे देखा रहा था। उसने शिवाय के चेहरे पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, बाबा। शिवाय ने सुकून से अपनी आंखें बंद की। ये ऐसा एहसास था जब हानि ने पहली बार अपने नन्हे हाथों से शिवाय के चेहरे को छुआ था। शिवाय ने द्रोणा की हथेली को चूम लिया। द्रोणा शिवाय के गले से लग गया, वो सिसक रहा था, आंसू शिवाय की आंखों में भी थे। उसने द्रोणा की पीठ को थपथपाते हुए कहा, हमारा बहादुर बेटा। हानि ने द्रोणा के शर्ट को खींचते हुए कहा, लो। द्रोणा ने शिवाय के कंधे पर सिर रखे उसे देखा। हानि ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, लो नहीं मेरे भाई हो, अब सॉफ्टी की तरह मेरे पास भी भाई है। उसकी तोतली आवाज पर द्रोणा मुस्कुरा दिया। उसके हाथ की थामते हुए द्रोणा ने कहा, मेरी बहन। कनक ने उनके पास आते हुए कहा, हाँ आपकी बहन है। द्रोणा ने हानि की तारीफ करते हुए कहा, बहुत सुंदर है। इस बात पर हानि के गाल लाल हो गए, वो शर्माने लगी। उसने सिर उठाकर सॉफ्टी की देखा, तुम्हारा ब्लो तुम्हें सुंदर नहीं बोलता है, मेले ब्लो ने बोला। सॉफ्टी ने ऋषु की घूरा उसके सिर पर हाथ मारा, वो गुस्सा हो गई थी। कनक ने कहा, चलो सब डिनर करो। कनक का हाथ थामते हुए हानि ने कहा, थैंक यू मम्मा। कनक ने उसे देखा, थैंक यू क्यों। हानि ने उसका पल्लू थामते हुए कहा, आपने कहा था ना, ब्लो तब मिलेगा जब डैड मेहनत करेंगे, देखो डैड ब्लो मेहनत कर ले आए। कनक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हाँ, जब भी ऋषु वृद्धा आरंभ को अपनी बहनों के साथ देखकर हानि भाई मानती थी, कनक यही कहकर उसे टालती थी, उसके डैड आलसी है। सब एक साथ इधर उधर देखने लगे थे। अपने मॉम डैड के सामने कनक के लिए ये बहुत एम्बेरेसिंग था। उससे उलट वर्षा बरखा ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया, ये कनक भी बिना सोचे समझे बोलती है, इसकी बेटी भी इसकी तरह ही है। शिवाय ने कनक के लाल हुए चेहरे की देखते हुए कहा, चलो डिनर स्टार्ट करते हैं। द्रोणा की डिनर कराते हुए शिवाय उसे सबसे मिल रहा था। डिनर के बाद द्रोणा ध्रुव और सारांश के बीच में बैठा था। ध्रुव और सारांश दोनों ही उसकी समझदारी से बहुत इंप्रेस थे। द्रोणा उनके पास से उठकर शिवाय के पास जा रहा था, तभी उसकी नजर एक तरफ खड़ी इमारा पर गई। अब पहली बार वो उसे यहाँ देख रहा था। द्रोणा इमारा के पास आया, रोजी। इस आवाज पर इमारा ने पलट कर देखा। द्रोणा को बाहर देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो भागते हुए द्रोणा के पैरों से चिपक गई। द्रोणा ने इमारा को अपनी गोद में उठा लिया। रोजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे डड्डा कहाँ हैं? इमारा ने द्रोणा के गले में चेहरा छिपा लिया। उसने कुछ नहीं कहा। द्रोणा इमारा की पीठ सहला रहा था। तुम अपने घर हो और देखो, तुम्हारी वजह से मुझे भी घर मिल गया। तारा ने जब इमारा को देखा, वो द्रोणा से इमारा को लेने आने लगी। अभय ने तारा का हाथ थाम लिया। तारा ने पलटकर अभय को देखा। अभय बोला, मत जाओ, उसे वहीं रहने दो। तारा ने कहा, अभय आप जानते हैं वो अनजान लोगों से डर रही है, डर जाएगी। इस पर अभय ने कहा, नहीं डरेगी, वो लड़का अनजान नहीं है, देखो इमारा उसके साथ कंफर्टेबल है। तारा ने इमारा को देखा जो द्रोणा से कुछ कुछ बातें कर रही थी। लेकिन कैसे? ये वही लड़का है जिसके साथ किडनैप होने के बाद इम्मू थी, उसने ही इम्मू की संभाला था। शिवाय वहीं मिला था उस बच्चे से। तारा ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर लौट रहे थे। सुहानी वीनू को रोक रही थी, लेकिन शिवांश उसे जल्दी से लेकर निकल गया। अभय शिवाय के साथ द्रोणा के रूम में आया। शिवाय ने सामने देखा, इमारा द्रोणा की गोद में सो रही थी। शिवाय ने कहा, मुझे लगता है एक समझदार शख्स इस फैमिली को मिल गया है। अभय ने उन दोनों को सोते हुए देखा। तुम्हारी तरह ही ये तुम्हारे परिवार को संभाल लेगा। शिवाय ने अपने बेटे के माथे को चूम लिया। अभय इमारा को गोद में लिए बाहर आया। तब हानि आरंभ पर चीख रही थी। आरंभ गहरी नजरों से उसे घूर रहा था। वृद्ध रुद्राणी का हाथ थामे माथे पर दूसरा हाथ रखे खड़ा था। वेद आशना को उनकी लड़ाई में शामिल होने से रोक रहा था। पलक वीनू चेंज करके आई। तब शिवांश किसी से बात कर रहा था। वीनू ने आकर पीछे से शिवांश के पीठ पर सिर रखते हुए अपने हाथ उसकी कमर पर बांध लिए। शिवांश की पीठ को अपने होठों से छूते हुए बोली, आप बिजी हैं? शिवांश ने वीनू के हाथ पर हाथ रख उसके हाथ की थाम कर अपने सामने कर वीनू की अपने गले से लगा लिया। वीनू के सिर पर चिन टिकाते हुए शिवांश ने बात करना जारी रखा। वीनू वैसे ही शिवांश के सीने से लगी खड़ी रही। शिवांश एक हाथ वीनू की पीठ को सहला रहा था। वीनू की पलकें झपकने लगी। हर बार शिवांश अलग तरह से उसे गले से लगाता था। वीनू के लिए ये बहुत सुकूनदेह होता था। शिवांश ने फोन पॉकेट में रखते वीनू की देखा, फिर झुककर वीनू के चेहरे को देखा। झुककर वीनू के चेहरे को थामकर उसके गालों पर किस किया। ये क्यों? ऐसे रहने देना, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लग रही हो। वीनू ने सिर उठाकर शिवांश को घूरा। वीनू के चेहरे पर आए क्यूट एक्सप्रेशन देखकर शिवांश ने वीनू के नोज पर किस करते हुए कहा, मेरी वाइफ बहुत क्यूट है। वीनू मुस्कुरा दी। शिवांश के सीने में सिर छिपाते हुए वीनू ने कहा, मैं सोच रही हूँ स्टूडियो का काम छोड़कर हाउसवाइफ बन जाऊं। अगले ही पल शिवांश ने वीनू को अपने से दूर कर घूरा। क्या बकवास चल रही है तुम्हारे दिमाग में? इस पर वीनू ने कहा, कुछ नहीं, अब क्या करना है, मुझे घर और बच्चे हैं, अच्छे से संभाल लूंगी। शिवांश ने कहा, अभी भी अच्छे से संभाल रही हो ना? तब काम छोड़ने का इरादा क्यों कर रही हो? कहाँ से आ रही है ये बकवास बातें तुम्हारे दिमाग में? शिवांश को नाराज होते हुए देखकर वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे लगा था आप खुश होंगे, आप मुझे डांट रहे हैं। मुझे अवार्ड मिल गया ना 8 में कंट्रीब्यूशन का। मैंने कितने सारे अवार्ड जीते हैं, एक कंपनी भी बना ली, उसकी ब्रांच भी खुलने वाली है।
इतने में ही तुम्हारा ड्रीम पूरा हो गया। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। दांत पीसते हुए शिवांश ने उसे देखा। इतना हो करना था तुम्हें अपनी जिंदगी में। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने इतना हो सोचा था। शिवांश ने कहा, जब सब छोड़ दोगी तब ये कंपनी कौन संभालेगा। वीनू ने शिवांश को देखते हुए कहा, आप किसने कह दिया, मेरे पास मेरे बहुत काम है, मैं ये कुछ भी करूंगा। आप गुस्सा कर रहे हैं, मुझ पर चिल्ला रहे हैं। शिवांश ने खुद को शांत किया। इस वक्त उसका दिमाग फट रहा था। वीनू के मुंह से अपना करियर खत्म करने की बात सुनकर शिवांश ने वीनू के चेहरे की अपने हाथों में भरते हुए कहा, मेरी जान, बस यही तक नहीं, यही नहीं रुकना है तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। इतना आगे कि उस स्टेज पर देखकर तुम्हारे अंश की आंखों में नमी के साथ चमक भी हो। तुम्हारा मुकाम बहुत आगे है, तुम्हें इस पड़ाव पर नहीं रुकना है। वीनू ने कहा, ठीक है, आप कहते हैं तब मान लेती हूँ। वीनू फिर से शिवांश के गले से लग गई। शिवांश के सीने में सिर छिपाए वीनू के होठों पर मुस्कुराहट थी। उसके एक जानने वाली के हस्बैंड ने बच्चों के बाद उसे काम खत्म करने के लिए कहा। वो लड़की काम छोड़ चुकी थी। वीनू के दिमाग में जाने क्या आया, वो बस शिवांश का रिएक्शन देखना चाहती थी। वर्षा ने भी बताया था जब उसने मॉडलिंग छोड़ने की कहा तब मेघ ने कहा था कि उसकी मर्जी है, लेकिन उसका हस्बैंड सबसे अलग था, सबसे अलग, जो उसे बेहद मोहब्बत करता था। इतना ही नहीं, इसे एक ऊंचे मुकाम पर देखना चाहता था। वीनू खुद को लकी समझती थी कि उसे शिवांश जैसा हस्बैंड मिला है। शिवांश के सीने से सिर निकालकर चेहरा पीछे कर शिवांश को देखते हुए कहा, चले मुझे किस करें। इस पर शिवांश ने एक आईब्राउ रेस करते हुए कहा, किस खुशी में, बल्कि तुमने मुझे अपसेट किया है। इस पर वीनू ने शिवांश का कॉलर पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए कहा, किस तो आप करेंगे। ये सुनकर शिवांश ने अपनी स्माइल छिपाते हुए कहा, जोर जबरदस्ती है। वीनू बोली, बिल्कुल है, मुझे से मोहब्बत करते हैं ना। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। तब जोर जबरदस्ती चलेगी ही पूरे हक से। ये सुनकर शिवांश ने कहा, नो। वीनू ने शिवांश को देखते पाउट कर कहा, प्लीज मेरा मन है। शिवांश के दूसरे तरफ देखने पर वीनू बोली, अच्छा बताएं, आपकी बीवी कौन सा अवार्ड लाए। शिवांश ने उसे नाम बताया। वीनू टकटकी लगाकर शिवांश को देखती रही। शिवांश में हंसते हुए वीनू के सिर के पीछे हाथ रखते हुए उसके होठों पर झुकते हुए कहा, रोना नहीं, बाद में। वीनू कुछ कहती उससे पहले शिवांश वीनू के होठों पर होंठ रखे पैशन के साथ उसे किस कर रहा था। शिवांश के कंधों पर हाथ रखते वीनू ने अपने कदम पीछे लिए। शिवांश ने उसे बालकनी दूर से लगाते हुए डीपली किस करना शुरू किया, जिसका रिस्पॉन्स वीनू बखूबी दे रही थी। शिवांश वीनू पर छा रहा था। वीनू मदहोश हुए उसकी हर छुअन पर पिघल रही थी। शिवांश ने वैसे ही वीनू को गोद में उठा लिया। बेड पर लाते हुए उसने वीनू को लिटाते हुए अपनी टी शर्ट निकालकर वहीं फेंक दी। धीरे धीरे वहां का माहौल अलग हो चुका था। कमरे में वीनू और शिवांश की तेज सांसें गूंज रही थी। वंश के साथ आज ऋषु रिद्धव सोए थे। वो तीनों मूवी देखते हुए सो गए थे। अचानक से वंश चौंक कर उठ गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, दिल पर हाथ रखा। ये एहसास, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वंश ने नजरें घुमाकर देखा। ऋषु रिद्धव एक दूसरे के साथ एक दूसरे की पकड़े सो रहे थे। वंश अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उठा, रूम से बाहर आया। इसे गिरीश तेज कदमों से शिवांश के स्टडी रूम की तरफ जाता हुआ दिखा। उसने कहा, इस वक्त वो कुछ कहता उससे पहले शिवांश अभय भी आए। पहले शिवांश फिर अभय गया। वंश ने खुद से कहा, क्या हुआ है, ये सब इस तरह कही जा रहे हैं। अभय और शिवांश को देखकर ही लग रहा था कि नींद से जागे हैं। थैंक्स रीडर्स, आपने मुझे अपने थॉट बताएं, लेकिन मैं लीड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वंश का अलग मैटर है, कुछ वक्त बाद आपको समझ आएगा। अब मैं सारे कैरेक्टर्स को दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन एक एक करके। 98 इट्स माय राइट ऑन यू। अब आगे। अगली सुबह वंश पीहू के रूप में उसके पास बैठा ख्वाहिश के साथ खेल रहा था। उसने ख्वाहिश को अपने गोद में लेते हुए उसके गालों को छूटते हुए कहा, वो रात क्या हुआ था। इस पर पीहू असमंजस में वंश को देखने लगी। कहाँ क्या हुआ था। वंश ने कहा, तुम्हारे और गिरीश के बीच कोई बात हुई, कल वो बहुत परेशान था, आधी रात के बाद स्टडी रूम में गया था। इस पर पीहू ने कहा, नहीं, कुछ बात नहीं हुई थी, मैंने तो खुद ही मुझे बुलाया था और मैं पहले ही सो गई थी, तो उसके बाद मुझे नहीं पता। वैसे भी वो चमकीले बालों वाला आदमी मुझे कुछ बताता कहाँ है। पीहू के मुंह से ये सुनकर वंश ने कहा, मैंने तो तुझे कहा था उस चमकीले वाले आदमी से शादी मत कर। तू ही उसके प्यार में ऐसी गिर पड़ी कि आज 5 साल बाद उठकर तुझे होश आ रहा है। पीहू ने अपनी आंखें बड़ी कर पहले वंश को घूरा, फिर उसके पीठ पर कोने मारते हुए बोली, तू हमेशा मेरे डिवोर्स कराने के पीछे क्यों पड़ा रहता है, बावला पागल आदमी। उसके मुंह से सुनकर वंश ने कहा, हाँ, तू भी तो काले बालों वाली चुड़ैल है। तूने मुझे धोखा दिया था, मेरी पीठ पीछे अपने उस चमकीले बालों वाले बंदर से चक्कर चला लिया। पीहू ने आंखें मटकाते हुए कहा, कौन सा तू मुझसे शादी करने वाला था, मुझसे प्यार करता था, जो मैं उसके प्यार में नहीं गिरती। वंश ख्वाहिश को अपने पेट पर बिठाकर उसके गालों को छूते हुए बोला, हाँ, मैं भी तो प्यार में गिरकर पछता ही रहा हूँ। पीहू वंश के साथ साइड लेटते हुए बोली, रहने दे, तू बिल्कुल नहीं पछता रहा, वो तुझे मिले या न मिले, तू पछताने वाला तो नहीं है। इस पर वंश खुलकर मुस्कुरा दिया, बेहतर जानती है तू मुझे। पीहू ने अपने गाल पर हथेली टिकाकर वंश को देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तूने पूरे बचपन से अब तक मेरा सिर खाया है। वंश ने मुंह बनाकर उसे देख पीहू को धक्का देते हुए बोला, हट जा चुड़ैल, अभी मुझे मेरी लाडो से बात करनी है। ख्वाहिश ने वंश के गालों को छूते हुए कहा, बुआ। ये सुनते ही वंश के हाथ का जो ख्वाहिश के बालों में चल रहे थे वो रुक गए। उसने हैरानी से ख्वाहिश को देखा और फिर पीहू को। पीहू ने कहा, बस इसकी बुआ से बात नहीं हुई है, उसे मिस कर रही है, 6 मंथ हो गए हैं। वंश ने उठकर बैठते हुए घबराकर कहा, क्या हुआ, उसका फोन क्यों नहीं आया, वो ठीक तो है ना। ये सुनकर पीहू ने कहा, रिलैक्स हो जा मेरे भाई, वो ठीक है और जहाँ है ठीक ही होगी, बस हमसे कांटेक्ट करना उसने बंद कर दिया है, जाने क्या उसके दिमाग में चल रहा है। इस पर वंश ने परेशान होते हुए कहा, तुमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, वो कैसी है, क्या है, ठीक है, उसका पता नहीं लगाया। इस पर पीहू ने कहा, कोशिश कर रहे हैं ना, वो पता लगा लेंगे। वैसे भी फना को कहाँ किसी की जरूरत है, वो तो अकेले रह सकती हैं। वंश ने पीहू के चेहरे के बदले भाव देखते हुए कहा, रहने दे, मैं जानता हूँ तू उससे नाराज है, लेकिन मैं फना को भी अच्छे से जानता हूँ, उसे तुम सबकी जरूरत है, जानती हो तो तुमसे कितना प्यार करती है और गिरीश तो उसके लिए सबसे आगे है। पीहू ने कहा, अगर रिश्तों के मायने जानती होती तब वो इस तरह से उन्हें ठुकराकर नहीं जाती। वंश ने पीहू की बात सुनकर जरा गुस्से में कहा, ये मेरा और उसका मैटर है, तुम किसी को भी बीच में बोलने का हक नहीं है।
उसने मुझे ठुकराया नहीं है, बस मुझे मेरी मंजिल की तरफ जाने को कहा है, जो मैंने बखूबी किया। लेकिन तुम ऐसे केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता तो लगाना चाहिए था। वो बहुत बेचैन हो गया था। उसे ऐसे बेचैन होते देख पीहू ने कहा, काश इतनी ही फिक्र उसे भी तुम्हारी होती। वंश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पीहू, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, फना से कांटेक्ट क्यों नहीं हुआ है? पीहू ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं खुद 2 दिन से टेंस हूँ। गिरीश पागल हुआ हो जा रहा है उसे ढूंढने के लिए। वंश ने बेड से उठते हुए कहा, क्या आर्मी कैंप में पता नहीं किया? वो वहीं पर होगी ना। उसमें आर्मी में जाने का कितना शौक था, वो ज्वाइन कर चुकी है। क्या पता किसी मिशन पे हो। सारांश अंकल भी तो मिशन पर ही थे, इतने वक्त दूर रहे हैं। पीहू ने कहा, हो सकता है, शायद इसलिए ही कांटेक्ट न हो रहा हो। वैसे गिरीश हेडक्वार्टर से पता कर लेंगे। तुम परेशान मत हो। पीहू की बात सुनकर वंश ने हाँ में सिर हिलाया। वो कुछ सोचता हुआ बाहर चला आया। कितना भी वो खुद को वहां से ध्यान हटाने की कोशिश कर, लेकिन फना वंश के दिल दिमाग में छाई रहती थी। उसे तो हर वक्त उसका सुरूर रहता था। वंश का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बेहद परेशान हो चुका था। वैसे ही वंश वीनू के रूम में आया। उसने देखा वीनू सॉफ्टी से बात करते हुए अपने बाल कॉम्ब कर रही थी। ये देखकर वंश ने वीनू को आवाज दी, भाभी। वंश की ऐसी कमजोर और रुंधी हुई आवाज सुनकर वीनू ने पलटकर वंश को देखा। उसे वहां दरवाजे पर खड़े देखकर बोली, वंश, आप यहाँ क्या हुआ है? सब ठीक है। ये सुनते ही वंश तेजी से वीनू के पास आया, आकर उसके गले से लग गया। वीनू ने वंश को हैरानी से देखा, फिर वंश के सिर पर हाथ वंश की पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हुआ है? वंश, कोई परेशानी है? आपके भाई ने कुछ कहा या मॉम ने फिर से शादी की बात की है? वंश ने नामे सिर हिला दिया। वो वैसे ही वीनू के गले लगे रहा। वीनू ने कुछ नहीं पूछा, शायद वो समझ गए थे क्या बात है। उसने वंश के बालों में हाथ घुमाते हुए उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों परेशान होते हो? वंश ने वैसे ही वीनू के गले लगा हुआ, भाभी, वो नहीं मिल रही है। ये सुनकर वीनू का, कौन नहीं मिल रही है? वंश फिर कुछ नहीं बोला, शायद वीनू को बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वीनू वैसे ही खड़े वंश को समझाती रही। वो वंश से बात कर रही थी। कुछ देर बाद वंश वीनू से दूर हुआ। उसने सिर झुका लिया। वीनू ने अपने साड़ी के पल्लू से वंश के चेहरे को, उसकी नम आंखों को साफ किया। कुछ बताओगे तभी मुझे पता चलेगा, तुम्हारी भाभी अंतर्यामी नहीं है। वीनू ने कहते हुए वंश को बेड पर बिठाया और उसके बिखरे बाल ठीक करते हुए बोली, क्यों परेशान हो मेरा बच्चा? बताओ। हमेशा वीनू ने वंश की अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट किया था, उसकी वैसे ही परवाह की थी। इस बात पर वंश सीसक पड़ा। उसने अपने आंखों में आंसुओं को रोकने के लिए अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठा लिया। वीनू वंश को ऐसे देखकर परेशान हो गई और घबराहट में बोली, वंश, क्या हुआ है? मुझे घबराहट हो रही है। वंश ने नामे सिर हिला दिया, कुछ नहीं भाभी, बस उसकी याद आ रही है। वीनू ने एक गहरी सांस ली। वंश की सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वो तुम्हारे पास जरूर लौट कर आएगी। आखिर कोई कैसे इतनी मोहब्बत करने वाले को कोई भूल सकता है क्या? वंश को वीनू ने समझाते हुए कहा, परेशान होना बंद करें, वो एक दिन जरूर आपके पास वापस लौट कर आएगी, आपसे आपकी ही तरह बेहद मोहब्बत करेगी। आप जानते हैं, आपसे ज्यादा उससे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है। वंश ने हाँ में सिर हिलाया। अब वीनू का हाथ थामते हुए बोला, हाँ भाभी, मुझसे ज्यादा उससे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है। वो दोनों बात कर रहे थे कि बीच में सॉफ्टी ने अपना चेहरा घुसाते हुए कहा, मैं। वंश और वीनू ने एक दूसरे को देखा, फिर सॉफ्टी को। वो दोनों ही हंस पड़े। वंश ने सॉफ्टी को अपने गोद में ले लिया। सॉफ्टी ने वंश के चेहरे पर हाथ रखते हुए उसके आंसू साफ करते हुए बोला, नहीं रो चाचू, नहीं रो। वंश ने सॉफ्टी को गले लगा लिया। बिल्कुल वैसे ही करने लगी जैसे वीनू अभी वंश को समझाती हुए कर रही थी। वंश ने सॉफ्टी के माथे को, फिर उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस बहुत प्यारी है। सॉफ्टी ने तेज तेज हाँ में सिर हिलाया। पीछे से ऋषु ने आते हुए कहा, चुड़ैल है और चूजी है, डरपोक भी है। इतना कहकर वो वापस अपने आईपैड को उठाकर चला गया। ऋषु को जाते देखकर सॉफ्टी बुरी तरीके से चिढ़ गई। उसने अपने हाथ सिर पर मारते हुए कहा, मॉम। उसकी इस हरकत पर वीनू ने उसे आंखें दिखाई, ये दोबारा नहीं करना, वरना बहुत मार पड़ेगी। सॉफ्टी रोने लगी। वंश गोद से उतरकर वो बाहर की तरफ भागी। ये देखकर वीनू ने कहा, अब ये अपने बाप के पास जाकर मेरी शिकायत करेगी। वंश ने वीनू का हाथ थामते हुए बाहर आते हुए कहा, उनसे भी निपट लेंगे, डरता कौन है? वीनू ने वंश को आंखें उठाकर देखा। तब वंश बोला, हाँ, थोड़ा थोड़ा डर लगता है। वंश की इस बात पर वीनू हंस पड़ी। शिवांश अभय और आकाश से कुछ बात कर रहा था कि वीनू ने पीछे से शिवांश को आवाजें दी, सुनिए। ये सुनकर शिवांश ने गर्दन मुड़कर दूर खड़ी वीनू को देखा। तब तक सॉफ्टी भागते हुए आकर शिवांश के पैरों से चिपक गए। शिवांश ने झुककर अपनी बेटी को देखा, जिसके गुलाबी गाल गुस्से से फूले हुए थे। सॉफ्टी ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, डैड। शिवांश ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, हुआ क्या हुआ मेरी जान? क्यों इतने गुस्से में है? सॉफ्टी ने वीनू की तरफ देखा और फिर बोली, मॉम ने डांटा। ये सुनकर शिवांश ने वीनू को घूरा, तुमने मेरी प्रिंसेस को डांटा? सॉफ्टी बड़ी स्माइल लिए वीनू को देखने लगी। इस पर वीनू ने मुंह बनाकर शिवांश को देखा, अपना सिर झुका लिया, जैसे शिवांश की बात उसे बुरी लग गई हो। मैं इसे डांट भी नहीं सकती, आप नहीं जानते आपकी बेटी कितनी बदतमीज हो रही है। वीनू की वो मायूसी धीमी आवाज, झुका हुआ सिर। वीनू को ऐसे देखकर शिवांश को लगा वीनू को बुरा लग गया, वो रोने वाली है। शिवांश तेजी से वीनू की तरफ पड़ा। वीनू सिर पर हाथ रखते हुए बोला, तब इसमें इतने उदास होने वाली कौन सी बात है? अब सॉफ्टी ने शिवांश का चेहरा अपने तरफ किया, उसे वीनू को डांटने को बोला, लेकिन वीनू को ऐसे देखकर शिवांश उसे डांट नहीं सकता था। अभय ने हंसते हुए कहा, ये तो फंस गए, उनकी तेज तर्रार बेटी और मासूम बीवी के बीच में। आकाश ने हंसकर उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल, देखो अब ये क्या करता है। शिवांश ने सॉफ्टी को देखा, फिर वीनू को बोला, बच्चा, मम्मा उदास है, देखो आपने मम्मा को अपसेट कर दिया। इस पर सॉफ्टी ने झुककर वीनू का चेहरा देखा और बोली, दिख नहीं रहा है। शिवांश थोड़ा झुका। सॉफ्टी वीनू का चेहरा देख पा रही थी और वो जल्दी से उसके गले में हाथ डालकर वीनू के ऊपर लटक गई। शिवांश उसकी इस हरकत पर हंस दिया। उसने वीनू को देखते हुए कहा, लो अब तुम्हारी बेटी मना रही है, अब मान जाओ।
वीनू ने सिर उठाकर मुस्कुराकर शिवांश को देखा। शिवांश आंखें छोटी करके वीनू को घूरने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था ये वीनू की नौटंकी थी। शिवांश को पीछे से हंसने की आवाज आई। अभय कह रहा था बड़ी चालाक है बॉस। उसने गर्दन मुड़कर अब आकाश को बुरी तरीके से घूरा, फिर वहां से जाने लगा। वीनू ने फिर उसे आवाज दी, सुनिए। शिवांश ने पलटकर कहा, जी कहिए। शिवांश की इस हरकत पर वीनू के गाल लाल हो गए। उसने कहा, वो वंश के बारे में कुछ बात करनी थी। शिवांश ने उन्हें सिर हिलाया। वीनू के पास आकर वीनू की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो बात करते हैं। कुछ दूरी पर आने पर वीनू ने कहा, वंश परेशान है, अब पता करें ना कि फना कब आएगी। इस पर शिवांश ने कहा, उसके आने के बाद भी तुम जानती हो कि वो ये सब एक्सेप्ट करेगी या नहीं। हम इसके लिए शो नहीं हो सकते। वीनू ने तिरछी आंखों से शिवांश को देखा और बोली, अब मुझे आप मत बताइए, मैं सब जानती हूँ। आपको क्या पता है और क्या नहीं, इसलिए आप जितना मैं कह रही हूँ उतना करिए। उसके आगे एक वर्ड और एक एक्शन भी नहीं। उसकी तेज और गुस्से वाली आवाज सुनकर शिवांश ने मुस्कुराकर वीनू को देखकर कहा, तुम्हें क्यों लगता है मैं ये सब करूंगा। वीनू कुछ पल शिवांश को घूरती रही, फिर वीनू ने बड़े हक के साथ कहा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये मेरा हक है। मैं जो चाहे आपसे करवा सकती हूँ। शिवांश ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, जो हुक्म मेरी रानी साहिबा। बताइए क्या करना है। क्या आप इस बात को जानती है कि इंसानों के दिल पर किसी का काबू नहीं हो सकता है। ये सुनकर वीनू ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ जानती हूँ, लेकिन मैं वंश की लाइफ में सब ठीक देखना चाहती हूँ। उन्हें सेटल देखना चाहती हूँ। बहुत वक्त हो गया है उन्हें परेशान होती हुई। शिवांश ने वीनू के माथे को चुनते हुए कहा, बिल्कुल जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब सॉफ्टी ने शिवांश के कोट को खींचते हुए कहा, मेरे को भी। शिवांश ने सिर घुमाकर उसे देखा और फिर सॉफ्टी के माथे को फिर गाल को चुनते हुए उसे बाहर भूलकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं शिवांश के केबिन के बाहर एक गार्ड ऑर्डर लिए खड़े थे। उसने गिरीश के असिस्टेंट को देते हुए कहा, ये लीजिए, बॉस ने कुछ ऑर्डर किया था, उनके केबिन में रखने को रख दीजिए। ये सुनकर असिस्टेंट ने कहा, चेक किया है। इस पर गार्ड ने कहा, जी गिरीश सर ने ही बोला है इसे बॉस के केबिन तक पहुंचाने के लिए, लेकिन एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। गिरीश के असिस्टेंट ने हाँ में सिर हिलाया। उस ऑर्डर को अंदर ले जाते हुए बोला, मैं कॉल करता हूँ। उसने गिरीश को कॉल करते हुए ऑर्डर ले जाकर टेबल पर रखा। वहीं इंडस्ट्रीज के बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने अपना फोन कान पर लगाया, दूसरी तरफ से सुनते हुए कहा, काम हो गया है, वो उसके केबिन तक पहुंच गया है। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। कुछ ही देर में आप अपना काम शुरू कर दीजिए। इस वक्त ना उसका असिस्टेंट ऑफिस में है और ना वो, लेकिन कुछ वक्त में ही पहुंच जाएंगे। उसके जाने के बाद आपको अपना काम शुरू कर देना है। इस बार शिवांश राठौड़ बचना नहीं चाहिए। IBAISA सुकून सीजन 2 of John EJAHAN https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/29 abba 2bb217414154 the 202C3CA963by844063 dangerous accident with शिवंश। अब आगे। वीनू तैयार होकर नीचे आई। हॉल में बैठी अनिका ने उसे देखते हुए कहा, वीनू बच्चा क्या हुआ। अभी तो तुम मना कर रही थी स्टूडियो जाने के लिए, अब अचानक से कैसे जाने लगी। वीनू ने सॉफ्टी को अनिका की गोद में देते हुए कहा, पता नहीं मम्मा, सुबह से मन नहीं हो रहा था, लेकिन अब जाने का मन हो रहा है। मैं उनके ऑफिस भी जाऊंगी, पता नहीं क्यों, अभी तो वो गए हैं, फिर भी उन्हें देखने का मन कर रहा है। ये सुनकर अनिका ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, चली जाओ, कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा करो, तुम शिवांश को इन्फॉर्म कर दो और उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर लेना। काफी वक्त हो गया है तुम दोनों ने साथ में कोई वक्त नहीं गुजारा है। ये सुनकर वीनू ने कहा, वो बता रहे थे उनकी 2-4 इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद फ्री होंगे। तब तक मैं अपना काम करके स्टूडियो से उनके ऑफिस ही चली जाऊंगी। मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। सुनकर अनिका ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अच्छा चली जाओ, परेशान क्यों होती हो। क्या तुम्हारी वंश से बात हुई। वीनू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, कल से कुछ डिस्टर्ब है, लेकिन मैंने उनसे बात की है, वो कह रहे थे सब ठीक हो जाएगा। अनिका वीनू के शिवांश का नाम न लेने पर मुस्कुराए। उन्होंने सॉफ्टी के गानों को चिमटे हुए कहा, बेबी मम्मा के साथ जाओ, लेकिन उन्हें परेशान नहीं करना। सॉफ्टी ने बड़ी समझदारी से हाँ में सिर हिलाया। वीनू की तरफ हाथ फैला दिए। वीनू ने जैसे ही सॉफ्टी को गोद में लिया, सॉफ्टी ने गर्दन घुमाकर अनिका को देखते हुए कहा, मम्मा को बहुत सारा तंग करना है। उसकी तोतली आवाज सुनकर जहां वीनू सॉफ्टी को घूरने लगी, वहीं अनिका हंस पड़ी। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी तुम्हारी नाक में दम करके कितना खुश होती है। इस पर वीनू ने कहा, हाँ ये तो है, इसे मुझे तंग करने में अलग ही मजा आता है। वीनू सॉफ्टी को लेकर वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर बाद विनर स्टूडियो में आई। उसे अक्षत वही दिखा। अक्षत को देखकर वीनू ने उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहा, और बताए अक्षत साहब क्या चल रहा है। इस पर अक्षत ने कहा, कुछ नहीं, बस नए एग्जीबिशन की तैयारी और कुछ पेंटिंग्स है, तुम्हें दिखानी है, चल कर देख लो। वीनू अक्षत के साथ पेंटिंग रूम में चली गई। वीनू ने सॉफ्टी को गोद में उठाते हुए कहा, चलो बच्चा, अब डैड के पास चलते हैं। सॉफ्टी ने वीनू के चेहरे पर हाथ रख उसके गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉम वीनू। वीनू उसकी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंस दी। दोनों ही पैदल शिवांश के ऑफिस की तरफ चल दिए। वहीं शिवांश मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म करके वो अपने केबिन में आया, लेकिन उसे कुछ ध्यान आया। शिवांश ने अपने पॉकेट को छुआ, उसका फोन वही रह गया था। पलटकर देखा तब गिरीश या कोई और वहां नहीं था। शिवांश खुद ही पलटकर जाने लगा, क्योंकि वीनू ने उसे मैसेज किया था, लेकिन वीनू अब तक आई नहीं थी। शिवांश उसे फोन करने वाला था। उसकी नजर टेबल पर रखे ऑर्डर पर गई। फिर शिवांश ने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन बाद में देखने का सोचकर शिवांश पलटकर बाहर आया। जैसे ही गेट बंद हुआ, एक तेज धमाका हुआ। एक पल को पूरा ऑफिस हिल गया। शिवांश का केबिन बुरी तरह से ब्लास्ट हुआ था। इस तेज ब्लास्ट से शिवांश खुद को संभल नहीं पाया। एक तेज झटके के साथ ऊपरी बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरा, लेकिन उसने ग्रिल को पकड़ लिया था। गिरीश भागते हुए उस तरफ आया, लेकिन शिवांश तक पहुंचता उससे पहले ही शिवांश की पकड़ छूट गई। वो बेहोश हो गया था। शिवांश नीचे गिरा। दूसरी तरफ से अभय है ये देखकर बुरी तरह से चीख पड़ा, लेकिन उससे पहले ही उन सबके कानों में वीनू की तेज आवाज पड़ी थी, शिवांश। जैसे ही वीनू वहां पहुंची, उसने शिवांश को गिरते हुए देखा। इस धमाके से तो वो भी चौंक गई थी, लेकिन शिवांश को ऐसे गिरते हुए देखकर उसकी चीख निकल गई।
वीनू भागते हुए शिवांश की तरफ आई। शिवांश का चेहरा खून से लथपथ था। शिवांश बेहोश हो गया था। उस सफेद मार्बल के फर्श पर खून की लाल लहर चल रही थी। सब देख रहे थे। अचानक से वीनू तेज चीखी। अंश उसके हाथ की पकड़ सॉफ्टी पर ढीली हो गई, लेकिन सॉफ्टी गिरती उससे पहले ही अभय ने आते हुए सॉफ्टी को संभाल लिया। वीनू से बदहवास होकर शिवांश के पास पहुंची। अपने घुटनों पर बैठते हुए उसने शिवांश के चेहरे को अपने तरफ किया। उसके एक साइड के बाल झुलस गए थे। उसके सिर से खून निकल रहा था। वीनू ये देखकर शिवांश के चेहरे को थपथपाते हुए बोली, अंश अंश आंखें खोलो। इस वक्त वीनू जैसे होश में नहीं थी। उसे बस शिवांश का खून से भीगा चेहरा दिख रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। होंठ और हाथ कांपने लगे थे। वीनू ने सिर उठाकर गिरीश को देखा, जो खुद सदमे में लग रहा था। उसने कहा, गिरीश, एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ। वीनू की रुंधी हुई आवाज सुनकर जैसे गिरीश होश में आया और तेज बाहर की तरफ भागा। अभय ने वीनू को देखते हुए कहा, यंग लेडी, आप बच्ची को संभाले, एम्बुलेंस को आने में बहुत वक्त लग जाएगा। वीनू ने उठकर अभय से रोती हुई सॉफ्टी को लेकर अपने पास किया। शिवांश को देखकर डरकर रोती हुई उसे पुकार रही थी। अभय है। बाकी लोगों के साथ तेजी से शिवांश को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकला। कुछ देर बाद हॉस्पिटल बेंच पर वीनू बैठी हुई थी। अभी भी सॉफ्टी के रोने की आवाज आ रही थी। वीनू ने अपने चेहरे को हाथों से ढक रखा था। उसके शरीर जैसे सुन पड़ गया था। दिल में इतना दर्द हो रहा था जैसे अभी वो मर जाएगी। सिर फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था अचानक से क्या हो गया। इसलिए उसका मन कर रहा था बस कैसे ही शिवांश के पास पहुंच जाए। शायद यही होने वाला था। रोती हुई वीनू ने सॉफ्टी के हाथ को अपने हाथ पर महसूस किया। वो उसके हाथ को हिलाते हुए कह रही थी, मॉम मॉम, डैड कहाँ है? मुझे डैड के पास जाना है। ये सुनकर वीनू ने सिर्फ घुमाकर सॉफ्टी को देखा। कोलन। वीनू अपनी गोद में सॉफ्टी को उठाया। अपनी साड़ी के पल्ले से उसके चेहरे को साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं होगा डैड को, वो ठीक है, अभी वो हमारे पास आ जाएंगे। वीनू ने सॉफ्टी को सीने से लगा लिया। वो सिसक पड़ी। दूर से उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखें नम थी। उसी वक्त वहां ध्रुव, आकाश, सारांश भागते हुए आए। ध्रुव ने वीनू की ऐसी हालत देखी। उसकी गुलाबी साड़ी पर खून के धब्बे थे। देखकर ध्रुव भागते हुए वीनू के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, प्रिंसेस, क्या हुआ? वीनू ने सिर उठाकर देखा। उसकी नजर ध्रुव पर फिर सारांश पर पड़ी। वीनू बुरी तरीके से रोने लगी। उसने सिसकियों के बीच मुश्किल से कहा, पता नहीं क्या उनके केबिन में ब्लास्ट हुआ था और उनकी हालत। इसके आगे वो बोल नहीं पाई। सारांश तेजी से वीनू के पास आया। उसे अपने सीने से लगाते हुए बोले, कुछ नहीं होगा मेरी प्रिंसेस, सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने रोते हुए सॉफ्टी को अपनी गोद में ले लिया। ध्रुव ने अभय को देखते हुए कहा, क्या ऑपरेशन हो गया? इस पर अभय ने कहा, नहीं, ऑपरेशन चल रहा है, वो अभी आईसीयू में है। डॉक्टर ने कहा है ब्लड लॉस ज्यादा हो गया और ऊपर से गिरने की वजह से एक साइड चेहरे पर ज्यादा चोट आई है। ध्रुव को खड़े होने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी। कल तक वो अपने बेटे की कामयाबी पर खुश हो रहे थे और आज उनके बेटे को ना जाने किसकी नजर लगकर ये सब हो गया। उन्हें रोने की आवाज आई। सिर घुमाकर देखा तो अनिका वंश के साथ आ रही थी। ध्रुव ने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। उनका सिर चकरा रहा था। उनकी आंखों के सामने अंधेरा हो रहा था। वंश भागते हुए ध्रुव के पास आया। उन्हें पकड़कर संभालते हुए बोला, डैड आप ठीक है? ध्रुव ने नामे में सिर हिलाया। वो बेंच पर बैठ गए। उनकी आंख से एक आंसू निकलकर बह गया। ना जाने क्या हुआ है मेरे बेटे को, कभी उसकी जिंदगी में कुछ पल सुकून रहता ही नहीं। सारांश ने खुद के सीने से लगी वीनू को देखा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, वीनू मेरी प्रिंसेस, पापा की बात सुनो। लेकिन उन्हें वीनू में कोई मूवमेंट नहीं हुआ। सारांश ने सिर झुकाकर देखा तो वीनू की आंखें बंद थी और वो बेहोश हो चुकी थी। अगले दिन शिवाय के साथ वंश भी था। वो इस वक्त शिवांश के ऑफिस में थे, हर तरफ देख रहे थे। उसके सामने गिरीश का असिस्टेंट खड़ा था और वो डर से बुरी तरीके से कांप रहा था। वंश ने कहा, तुमने वो ऑर्डर लिया था? ये सुनकर असिस्टेंट घबरा गया। उसके कांपने लगे थे। वंश ने आगे बढ़कर गुस्से में उस असिस्टेंट का झबड़ा पकड़ते हुए कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो बता दो ये सब कैसे हुआ है, वरना तुम जानते हो जिसके साथ ये हुआ उसकी जान पर तुम जैसे हजारों की जान ली जा सकती है। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो जानते हो तुम्हें खड़े खड़े जिंदा जला दूंगा। वंश की आवाज इतनी सर्द थी कि वो असिस्टेंट से रोने लगा। उसने वंश को देखते हुए कहा, सर मेरी गलती नहीं है, मैंने आपको कॉल किया था, आपने कॉल रिसीव नहीं की। उस गार्ड ने कहा था वो चेक करके लाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बस वो गार्ड से लेकर बॉस के टेबल पर रखा था, इसका ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वंश ने आगे बढ़कर उसके बालों को पकड़ते हुए कहा, यहाँ सिर्फ सच की गुंजाइश है, अगर एक शब्द में भी मिलावट हुई तो तुम्हें जमीन के अंदर इतनी गहराई में गाड़ूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें तुम्हारी हड्डियों को नहीं ढूंढ पाएंगी। रुद्रम की कर्कश और बेदर्दी भरी आवाज सुनकर वो वहीं पर बेहोश हो गया। रुद्रम ने उसे झड़कते हुए कहा, ये किसी काम का नहीं है, इसने कुछ नहीं किया, इसे उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। वंश ने केबिन की तरफ जाते हुए कहा, जिसने भी ये किया है इस बार उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अभय ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी पता करके आता हूँ। अभय वहां से चला गया। वंश केबिन में आया। उसने आसपास देखा। उसे शिवांश का वो केबिन जिसे अपने हाथों से सेट किया था जलकर राख हो चुका था। हर चीज काली बुरी तरह पड़ी थी। उस केबिन में वंश की शिवांश के साथ जाने कितनी यादें थी और उसे इस तरह बर्बाद हुआ देखकर वंश की आंखों में आंसू आ गए। वंश शिवांश की चेयर के पास आया। बस अब लोहा रह गया था, बाकी सब जल चुका था। उसने उस जली हुई टेबल को देखा जो कांच की होने से की वजह से 2 टुकड़ों में पड़ी थी। तभी उसकी नजर पास में पड़े उस बॉक्स पर गई जो बुरी तरीके से जल चुका था। वीनू वहां थी। बस मशीन की आवाज आ रही थी। शिवांश की ट्रिप लगी हुई थी और उसके चेहरे पर एक साइड बैंडेज थी। कंधे पर और हाथ में भी चोट आई थी। वीनू वही स्टूल पर बैठे हुए शिवांश के हाथ को थामे हुए उसके हाथ के ऊपरी हिस्से को अपने अंगूठे से सहलाते हुए शिवांश के चेहरे को देख रही थी। उसने अपनी नम आवाज में कहा, मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए ही तो मैं आपसे कहती हूँ कि जरा संभाल कर चले, लेकिन आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। एक बार आप आंखें खोलिए, मैं आपको बहुत डांटूंगी। फिर अपनी ही बात पर नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, आप बस अपनी आंखें खोलिए, मुझे आपको बोलते हुए देखना है। आपने कल से मेरा नाम नहीं लिया है। बोलते हुए वीनू पूरी तरीके से रो पड़ी। उसका चेहरा रो रो कर लाल हो गया था और वो पीला पड़ा चेहरा ऐसा दिखा रहा था जैसे वो कब से बीमार हो सूखे हुए हों।
सूजी हुई आंखें, बिखरे बाल, कल से वीनू इसी हाल में थी, उसने अपने कपड़े तक नहीं बदले थे। शिवांश के पास बैठी हुई वो शिवांश के उठने का इंतजार कर रही थी, जिसमें डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि शिवांश को 24 घंटे में होश आएगा। फिर भी वीनू कहाँ किसी की सुनने वाली थी। बच्चे अनिका के साथ घर पर थे और वीनू को इस वक्त उस कदर उनका ध्यान भी नहीं था। उसके दिलो दिमाग में बस शिवांश छाया हुआ था। वीनू को बस शिवांश के होश में आने की फिक्र थी। वीनू शिवांश के चेहरे को अपने हाथ से छूते हुए उसके माथे को छुआ, फिर से वही स्टूल पर बैठ गई। शिवांश के हथेली को अपने गाल पर रखते हुए बोली, कल से मैं तड़प रही हूँ आपके एहसास को अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए। प्लीज मुझे आपको देखना है, सुनना है, आपसे बातें करनी है। काफी देर वैसे ही बैठे रहने के बाद जब शिवांश को होश नहीं आया, तब वीनू का रोना बढ़ गया। वैसे ही आंसू बहाते हुए शिवांश को देख रही थी। तभी शिवांश की पलकें फड़फड़ाई। उसने आंखें खोलते हुए वीनू को आवाज दी, तुम कहाँ हो? उसकी कमजोर सी आवाज सुनकर वीनू का रोना बढ़ गया। वीनू जल्दी से शिवांश के करीब खड़े होते हुए बोली, अंश अंश आंखें खोलिए, देखिए मैं यही हूँ आपके पास। शिवांश ने धीरे से आंखें खोलकर वीनू को देखा। शिवांश ने वीनू के चेहरे को देखा, लेकिन वीनू को समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा है। शायद कमजोरी की वजह से उसकी आवाज सही से नहीं निकल पा रही थी। वीनू ने नस तरफ देखा, डॉक्टर को बुलाने को बोला। शिवांश की पलकें फिर से बंद हो गई थी, शायद वो फिर बेहोश हो गया था। ये देखकर वीनू पूरी तरीके से पैनिक करने लगी थी। बाहर लाते हुए आकाश ने वीनू को समझाना चाहा, लेकिन उसे ऐसे परेशान होते हुए देखकर आकाश को डर लग रहा था कि कहीं एक बार फिर उसे एंजाइटी अटैक ना हो जाए। उसने सारांश को देखा, जो वीनू को संभाल सकते थे। सारांश वीनू के पास आया, उसे अपने तरफ अपने गले से लगाते हुए समझाने लगे। वहीं वंश शिवाय के साथ शिवाय ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। काफी कुछ उन्हें पता चल चुका था उस बॉक्स के बारे में जिससे ब्लास्ट हुआ था। वहां एक टाइम बॉम्ब था जिसकी पावर इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि अगर शिवांश केबिन में होता तो उसकी जान जा सकती थी। कुछ देर बाद वंश शिवाया से बात कर वंश पैलेस के लिए वहां से निकल गया। अनिका की तबीयत कल से बहुत खराब हो चुकी थी। बच्चे घर पर थे तो वंश वीनू और शिवांश की गैरमौजूदगी में उनकी केयर कर सकते थे, वरना उन तीनों को कोई नहीं संभाल सकता था। कल से ही ऋषु रूम में बंद हो गया था। उसकी एक ही जिद थी, उसे अपने पापा के पास जाना है। वंश अपने कमरे में सो रहा था, उसकी अभी अभी आंख लगी थी। तीनों बच्चे ही उसके पास थे। सॉफ्टी वंश की गोद में सो रही थी। वंश का फोन रिंग किया, उसने झट से खोलकर स्क्रीन को देखा, लेकिन वहां कोई जाना पहचाना नंबर नहीं था, बल्कि एक अननोन नंबर था। वंश ने कॉल रिसीव की, उधर से किसी ने दूसरी तरफ से कुछ कहा। वंश तुरंत बेड से उठ CH-100 वंशज मैरिज। अब आगे अगले दिन शिवांश लंच कर चुका था। इस वक्त चेंजिंग रूम में वीनू के सामने स्टूल पर अपने चेहरे पर हाथ टिकाए बैठा वीनू को साड़ियों के बीच उलझा हुआ देख रहा था। वीनू ने एक साड़ी निकालते हुए कहा, ये पहनूं? शिवांश ने नमे सिर हिलाया। वीनू थककर परेशान हो चुकी थी। उसने कहा, क्या हुआ है गब्बर, क्यों तैयार होना है मुझे? शिवांश ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे देखना चाहता हूँ, कितने दिन से तुम कंजरी बने घूम रही हो। वीनू ने आंखें छोटी कर शिवांश की देखा, फिर से कबर्ड में घुसकर शादी देखने लगी। उसने गर्दन बाहर निकालकर शिवांश को देखते हुए कहा, कहीं आप मुझे उलझाने के लिए ये सब नहीं कर रहे ना? क्या आप कहीं जाने वाले हैं या ऋषु रिद्धव ने कोई शरारत की है? शिवांश ने नमे सिर हिलाया। वजह बता चुका हूँ, अब जल्दी करो, सारा दिन साड़ी ढूंढने में गुजार दोगी तब तैयार कब होगी? वीनू ने एक साड़ी निकालकर शिवांश को दिखाई। ये कैसे है? शिवांश ने हमें सिर हिलाया। पहनो, आप बाहर जाएं। ये सुन शिवांश वीनू को घूरने लगा। वीनू ने प्लीडिंग आई से उसे देखा। शिवांश ने कहा, ये बताओ मैंने क्या नहीं देखा है? वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या कहते हैं आप? वही जो सच है, तुम ऐसे बिहेव करती हो। वीनू ने कहा, अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम। शिवांश ने वीनू को घूरा। वीनू ने झिझकते हुए साड़ी शिवांश को थमाई है। कुछ देर बाद वीनू स्टूल पर बैठी थी। वीनू ने कहा, वंश नहीं दिखे आज? कहाँ है? मुझे सुबह से नहीं दिखे हैं। शिवांश ने वीनू के बालों को एक तरफ किया, फिर उसके कंधे पर होंठ रखते हुए कहा, विच वन? वीनू ने अपने सामने रखे उन नेकलेस को देखा जो आपको अच्छा लगे। शिवांश ने उसे एक डायमंड पर्ल नेकलेस पहनाया, फिर उसके दोनों हाथों में कांच की मेहरुना चूड़ियां पहनाकर वीनू के बालों की खुला छोड़कर बस एक डायमंड क्लिप लगा दिया। वीनू ने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए शीशे से ही शिवांश की देखा, जब आप तैयार करते हैं तब मैं कितनी खूबसूरत लगती हूँ। शिवांश ने वीनू के सिर को चूमते कहा, पगलो। वीनू ने खड़े होते हुए कहा, अब चले। शिवांश ने पीछे से वीनू को अपने बाहों में लिया। मन नहीं है जाने का, तुम्हारे साथ रहना है। वीनू ने शिवांश के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ है? वीनू का इतने प्यार से कहना शिवांश ने वीनू के सामने आते हुए बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, तुम नाराज हो जाओगी। वीनू ने हैरानी से शिवांश को देखा, ऐसा क्या किया है? शिवांश ने वीनू की हग कर लिया। आई जस्ट लव योर, लव्स यू सो मच। वीनू ने शिवांश के गले लगे ही उसके साइड फेस पर किस करते हुए कहा, क्यों परेशान हो रहे हैं? शिवांश ने कुछ नहीं कहा, सिर पीछे कर वीनू को देखा, फिर उसके होठों पर पेट करते हुए बोला, नथिंग। वीनू ने आंखें छोटी कर शिवांश को देखा। शिवांश ने फिर से किस किया। इस बार कुछ पल बाद वीनू से दूर होते हुए बोला, चलो नीचे चलते हैं। उसी वक्त उनके तीनों बच्चों के चीखने की आवाज कमरे से आई। शिवांश वीनू ने एक दूसरे की देखा, फिर हंस दिए। वो दोनों नीचे आए। अनिका पूजा करा रही थी, उन्होंने पूनम को थाल दी, इसे मंदिर में रखाओ। शिवांश ने कहा, रहने दो अभी। अनिका वीनू ने एक साथ शिवांश को देखा, तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आई। पूनम ने कार से निकलते वंश को देखकर कहा, वंश बाबा आ गए। अनिका वीनू ने पलट कर देखा। वंश ने पैसेंजर सीट का दूर खोला, उसके साथ एक लड़की निकली जिसके गोद में बेबी था। अनिका वीनू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने शिवांश के चेहरे को देखा, फिर उस लड़की को। उन्हें एक पल नहीं लगे था उस लड़की को पहचानने में। उसकी मांग में भरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र था और सिंदूर के लाल निशान वंश के अंगूठों पर अभी भी थे। अनिका तेज कदमों से वंश की तरफ बढ़ी। उन्होंने कहा, वंश ये क्या है? फना, तुम इस तरह से यहाँ इतने दिन से, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है गिरीश तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। फना ने मैं सिर्फ हाँ में हिलाया और कमजोर आवाज में बोली, जानती हूँ आंटी, भाई मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है। फिर वीनू ने फना को देखते हुए कहा, फना तुम कहाँ थी? ये बेबी किसका?
तुम्हारी शादी। फिर वीनू ने वंश की तरफ देखा। फना ने नजरें घुमाकर वंश को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो शिवांश को देख रहा था। शिवांश ने पलकें झपकाकर उसे इशारा किया। वंश ने अनिका की तरफ देखते हुए कहा, मॉम मैंने आज फना से शादी कर ली है। ये सुनते ही अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शौक से कुछ पल उनके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकले और कुछ मिनट बाद एक तेज थप्पड़ वंश के गाल पर पड़ा। वंश का सिर एक तरफ झुक गया। फना ने हैरानी से अनिका को देखा। वंश को वीनू तेजी से वंश की तरफ बढ़ी। उसने वंश का हाथ थामते हुए कहा, मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? अनिका ने वीनू को फिंगर दिखाते हुए कहा, चुप, ये क्या बकवास कर रहा है? जब इतने दिन से मैं इसे शादी को बोल रही थी तब मना कर रहा था, अब अचानक से इस लड़की के साथ आकर कह रहा है कि इसने शादी कर ली है। तुम आज इस मैटर से दूर रहो। वीनू, इससे मुझे सवाल करना है। मॉम आप सवाल करिए, ये क्या कर रही हैं? शिवांश की आवाज पर अनिका ने पलट कर देखा। तुम जानते हो तुम्हारा भाई क्या करके आया है? शिवांश ने कहा, मैं देख सकता हूँ वो क्या करके आया है और मेरी नजर में गलत नहीं है। अनिका की हैरानी में कुछ और इजाफा हुआ था उनका। तुम्हारी नजर में ये गलत नहीं है? एक लड़की शादी करके आकर चौखट पे खड़ा है और ये कह रहा है कि कुछ गलत नहीं है। फना ने वंश के सामने आते हुए कहा, आंटी इसमें रीव की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे कॉल किया था, उससे कहा था कि मुझसे शादी कर ले। बस। अनिका ने फना को बुरी तरीके से घूरते हुए कहा, तुमने कहा इसने मान लिया। जब तुम इसे छोड़कर गए थी तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था, नहीं तुमने इसकी कोई गुजारिश सुनी थी, तब इसने एक पल में तुम्हारी गुजारिश मान ली। फना को देखते हुए वंश ने उसे अपने सामने से साइड करते हुए थोड़े गुस्से से कहा, अभी तुम इन सारे मैटर्स में दूर रहो, तुम कुछ नहीं जानती हो। फना ने ना सिर हिलाया और बोली, नहीं मेरी वजह से ही ये हो रहा है। बोलते हुए उसका गला रूंध गया। वंश ने अपनी आंखें भींचते हुए अपने गुस्से को काबू कर कहा, फना मेरा पहले से ही बहुत दिमाग खराब है, अभी और मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, चुप रहो। अनिका ने फना को देखा, उसकी गोदी में उस बच्चे को जो इतनी तेज आवाज से रोने लगा था। इन्होंने फना को देखते कहा, ये किसका बेबी है? फना ने कहा, मेरा बेबी है। अनिका की नाराजगी अब गुस्से में बदल गई। उन्होंने फना का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? उसे शादी करने के लिए क्यों बुलाया? ये किसका बच्चा है? उससे शादी क्यों नहीं की? वंश ने कहा, मॉम पहले मेरी बात सुने, अब मेरी शादी हो गई है तब फना का बच्चा है, मेरा भी बच्चा है। इस पर अनिका ने कहा, तुम चुप रहो, तुम जानते हो इस बच्चे का बाप कौन है? क्या तुम्हें उसकी खबर है? तुम कैसे इस लड़की से शादी कर सकते हो? किसी और के बच्चे को अपना सकते हो? वंश ने इस बार गुस्से में कहा, मॉम मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैंने उसकी शादी की है और उससे मैं जुड़ चुका हूँ, तो जब जो उसका है तब वो सब मेरा भी है। उससे जुड़ी हर चीज मुझसे जुड़ी चुकी है, उस बच्चे के नाम के आगे मेरा नाम है। अनिका ने कहा, वंश तुम पागल हो गए हो, इस प्यार में कुछ भी कर रहे हो। तुम सोचो तो क्या जवाब दोगे कि एक दिन में तुम्हारी शादी हुई, उसी दिन तुम्हारा ये बच्चा कहाँ से निकल आ गया? सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी? ठीक है तुमने शादी की, तुम सही तरीके से भी तो शादी कर सकते थे ना, हमने तुमसे कब मना किया है? अनिका ने फना को देखते हुए कहा, शादी करने से तुम्हें कब मना किया था? लड़कियों की कमी है जो तुम एक बच्चे की माँ से शादी करके घर आ गए हो। जानते हो इस बच्चे का बाप कौन है? तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? वंश ने मुश्किल से काबू करते हुए कहा, मॉम मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, सब मुझे हैंडल करने दे, भाई समझाएं मॉम को। इस पर वीनू ने कहा, मम्मा पहले वंश की बात तो सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। पहले हमें सारी बात जान लेनी चाहिए। अनिका ने वीनू को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें भी ये सही लगता है? वीनू ने मना किया, ये शादी करने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। उन्हें पहले हमें बताना चाहिए था, लेकिन हम उन्हें ऐसे बाहर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, हमें उन्हें अंदर बुलाना चाहिए। वो बेबी कितना छोटा है, वो रो रहा है। अनिका के हाथ पर हाथ रखकर वीनू ने उन्हें समझाना चाहा। अनिका ने वीनू का हाथ झटकते हुए कहा, अगर तुम्हारा बेटा ऐसे करके आता तब इस दर्द को समझ पाती, लेकिन तुम अभी कहाँ समझोगे। शिवांश ने आकर अनिका को देखते हुए कहा, मॉम आपको कैसे रिएक्ट कर रही हैं? अनिका ने शिवांश को देखकर कहा, तुम इस सब के बारे में जानते थे, इसके बाद भी तुमने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। तुमने। शिवांश ने वीनू को देखा और फिर उसके हाथ में आरती की थाल देते हुए कहा, इन दोनों की आरती उतारो, इन्हें अंदर आने दो। कुनू की तरफ देखते हुए बोला, गृह प्रवेश की तैयारी करो। अनिका ने कहा, कोई गृह प्रवेश नहीं होगा, पहले ये पता करो ये किसका खून लिए अपने गोद में खड़ी है। ऐसे ही किसी को लाकर राठौड़ के खून में शामिल नहीं कर सकती है। ये किसका बेटा है? कहाँ से आई है? आर्मी ज्वाइन करने गई थी या ये मुंह काला करने गई थी अपना? जो इस तरीके से आई है, इसका भाई पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा है। इसे किसी बात की परवाह नहीं है। नप्ता किसके साथ वक्त गुजार कर आ रही है? किसी नाजायज को उठा कर ले आई है। फना जो अब तक शांत थी, उसकी आंखें लाल हो गईं। फना वीनू की तरह शांत और बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। उसने अनिका के सामने आते हुए कहा, बस आंटी। फना ने अनिका को देखते हुए कहा, मुझे बोलिए, मेरे बेटे को कुछ भी बोलने का हक किसी को भी नहीं है, यहाँ तक उसके बाप को भी नहीं। मेरी गलती है, मैंने आपके बेटे के साथ गलत किया। हाँ मुझे एहसास है मैंने क्या किया है और उस वक्त मुझे यही सही लगा था, लेकिन आप ऐसे मेरे बच्चे को कुछ नहीं बोल सकती है। सुना आपने, वो नाजायज नहीं है। वीनू ने फना की गोद से उस बच्चे को अपने गोद में ले लिया। उसे अपने कंधे से लगाकर थपकने लगी। फना ने अनिका से कहा, आपने सुना, आंटी वो नाजायज नहीं है। वंश ने फना का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और कहा, मॉम से कैसे बात कर रही हो तुम? फना ने वंश को देखा। फना की आंखों में आंसू थे। फना का चेहरा पसीने से भीग रहा था, उसका चेहरा लाल पड़ रहा था और हाथ पैर कांप रहे थे। उसने वंश को देखते हुए कहा, रीव तुम कहो इनसे मेरा बेटा नाजायज नहीं है। वो नाजायज बिल्कुल भी नहीं है। उसका बाप है, उसकी माँ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं किसी के साथ नहीं थी, मैं आर्मी में ही थी, मैं अपने सपने को पूरा कर रही थी, लेकिन सब कुछ पीछे छूट गया है। मुझसे सब गलत हो गया है। मेरा बेटा गलत नहीं है, उसका खून गंदा नहीं है, वो नाजायज नहीं है। बार बार फना को एक बात करते देख वंश ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, फना क्या हुआ है? मेरी बात सुनो। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें तुम पर यकीन है। फना ने नमे सिर हिलाया, अपने चेहरे से वंश का हाथ हटाते हुए बोली, नहीं किसी को मुझ पर यकीन नहीं है। कोई मेरी बात नहीं मानता है। सब मेरे बेटे को गंदा बोलते हैं। तुम जानते हो उन लोगों ने भी उसे मुझसे छीनकर नीचे फेंका था। उसे बहुत चोट आई थी, वो बहुत रोया था। वो 6 महीने का मासूम बच्चा है।
कोई उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? वंश बोलो अपनी मॉम को, वो नाजायज नहीं है। फना को ऐसे पागलों की तरह देखकर अनिका ने परेशानी से कहा, वंश इसे क्या हुआ है? इसे शांत करो। वंश ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मॉम। फना ने अपने बाल नोचने लगी थी, उसने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। उसके पास बाप है, वो नाजायज नहीं है। शिवांश ने फना को देखते हुए वंश को कहा, उसे रूम में लेकर जाओ। शिवांश ने वंश से फना को रूम में ले जाने को कहा क्योंकि फना पैनिक कर रही थी। अनिका ने फना की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो नाजायज नहीं है। तुम उसके बाप का नाम बताओ, हम उसे बुलाते हैं, तुम उसके साथ जाना। फना ने अनिका के हाथ को जोर से हटा कहा, नहीं वो नाजायज नहीं है, समझिए आप। वो गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाप रीव है, वो रुवांश वंश ध्रुव सिंह राठौर है। समझिए आप, वो मेरा बेटा है, वो हमारा बेटा है। ये सुनकर वंश बहुत हैरान रह गया। उसने फना को देखा, अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया था। शिवांश वीनू भी हैरान हुए। ध्रुव ने अंदर आते हुए कहा, ये कैसा शोर हो रहा है? यह क्या है? उसी वक्त फना को गिरते देखकर वंश तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे पकड़कर अपने करीब किया। फना बेहोश हो गई थी। वंश ने परेशान होते हुए कहा, भाई भाई इसे क्या हो रहा है? देखिए ना, शिवांश ने कहा, वंश पैनिक करना बंद करो, उसे कमरे में ले जाओ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वंश ने हाँ में सिर हिलाया और फना को लेकर कमरे की तरफ भागा। वीनू ने हैरानी और नाराजगी से शिवांश को देखते हुए कहा, इसीलिए सुबह से आप मुझे उलझाकर रख रहे थे? शिवांश ने एक आह भरी और कहा, मुझे पता था यही रिएक्शन होगा। अनिका ने भीगी आंखों से ध्रुव को देखा और ध्रुव ने उनके सामने आते हुए कहा, क्या हुआ है? शिवांश ने कहा, कुछ नहीं, आपकी छोटी बहू आई है। ध्रुव हैरान रह गए। शिवांश कॉल करता हुआ दूसरी तरफ चला गया। गिरीश अंदर आया, उसने कहा, क्या फना यहाँ है? अनिका ध्रुव ने पलटकर गिरीश को देखा, उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर फना को चेक कर रहे थे। वीनू रूम से निकलकर बाहर आई, उसने पूनम को देखते हुए कहा, बेबी के लिए दूध लेकर आओ, वो बहुत भूखा है। शिवांश ने आगे बढ़कर का वीनू हाथ पकड़ा। शिवांश के सीने पर हाथ रख एक हाथ से उसे धक्का दिया। आप दूर रहें मुझसे, मुझे आपसे बात नहीं